ये अगर भगवान को देखा है, उसको तो नहीं देखा, बट आई थिंक डॉक्टर इज नेक्स्ट टू दैट। एक बच्चा मेरे पास आईसीयू में एडमिट था। शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर कॉन्शियसनेस। चलते हुए बिल्कुल स्माइल के साथ मैंने डिस्चार्ज किया उसको। एक्सपेक्टेशन अगर किसी से रहती है, दैट इज फ्रॉम अ डॉक्टर। 1000 में से एक बच्चा भी बचता है तो हम उसके लिए वो काम कर रहे हैं। चैट जीपीटी, इज इट ए बून और ए कर्स? इट इज़ अ यूजफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पोल्यूशन जब एक बार आता है तो उसका क्या समाधान है? पहली बात तो पोल्यूशन ही ना करो, सबसे बेस्ट प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट सब कुछ वही है। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी एंड आई हैव रिसीव्ड सच अ वार्म वेलकम फ्रॉम योर साइड। थैंक यू सो मच सर। नहीं, हमारे लिए भी ये इज्जत की बात है। हम आपसे बहुत कुछ जानना और सीखना चाहेंगे अबाउट योर जर्नी, हाउ डिड यू स्टार्ट एंड व्हाट ऑल यू डिड, बट एवरीथिंग that you find is worth knowing for all of us. I would expect you to and request you to share. डेफिनेटली सर। सर मेरे टाइम पे क्या था कि ये जो अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ना तो अवेयरनेस थी और ना ही इतना नॉलेज था कि इन चीज़ों को एक्सेस करके भी हम उस लेवल की नॉलेज एंड प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैं एक बहुत छोटी सी सिटी से बिलोंग करता हूँ, गुना मध्य प्रदेश, एमपी से ही, गुना। देन वहाँ पे सर उस टाइम पे जब न्यूज़पेपर आता था तो उसमें बड़ा बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट आता था। तो कोटा में कई इंस्टीट्यूट्स थे, तो उसमें से एक को मैंने ज्वाइन किया, वहाँ प्रिपेयर किया सर 2 साल। देन आई गॉट सिलेक्शन इन नीट यूजी। उस टाइम मेरे टाइम पे सर पहली बार नीट यूजी हुआ था, उससे पहले पीएमटी चल रहा था। अच्छा। दैट टाइम नीट यूजी हुआ, फिर उसमें सिलेक्शन हुआ। देन आई गॉट जबलपुर मेडिकल कॉलेज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज। वहाँ से सर एमबीबीएस किया। फिर पता चला कि आपको स्पेशलाइजेशन के बाद स्पेशलाइजेशन करना है तो उसके बाद एक एग्ज़ाम और क्रैक करना पड़ेगा, नीट पीजी। फिर उसकी तैयारी में लग गए। ऐसे करते करते सर उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर चाइल्ड स्पेशलाइजेशन वाला कोर्स मिल गया, पीडियाट्रिक्स। तो देन आई कंप्लीटेड माय एमडी पीडियाट्रिक्स। Great. So whatever you did, is it by design or these things they happen just by default? प्लान किया था या हो गया? बहुत ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा प्लान भी नहीं था और एकदम रैंडम भी नहीं था सर। अच्छा। कुछ भाग्य था और कुछ अपनी कोशिशें थी। तो मैंने सोचा था सर कि मेडिसिन लाइन में ही अपन जाना पसंद करेंगे, बट वो प्रिपरेशन और रैंक इस तरह की आई और ऐसा सहयोग बना कि मेरे को चाइल्ड स्पेशलाइजेशन मिल गया। चलो, सोचा और मिल गया। बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है बिल्कुल जो सर। सोचते हैं, बट वंस मिल गया और आप इसमें एंटर कर गए, हाउ डू यू फील व्हेन यू लुक बैक एंड व्हेन यू सी योर प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर? कैसा लगता है कि आई हैव कम टू ए गुड प्रोफेशन? सर एक्चुअली इट इज़ वेरी रिवार्डिंग, क्योंकि एक बच्चा जो रहता है कई बार बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। जब मैं अपने आप को सोचता हूँ उस टाइम पे कि यार मेरी बात भी कोई समझ पाता, मेरे पेरेंट्स समझ पाते, एज अ डॉक्टर जब मुझे तकलीफ थी तो वो डॉक्टर मेरी बात समझ पाता। उसके बाद जो बच्चे को अपन ट्रीट करते हैं, उसके बाद जब वो ठीक हो जाता है, फिर से स्माइल करता है, खेलने कूदने लगता है, तो यू आर नॉट जस्ट ट्रीटिंग अ पेशेंट, यू आर ट्रीटिंग अ चाइल्ड। इट्स एनॉर्मस फ्यूचर एंड देन उसके पेरेंट्स की खुशी, बच्चे की खुशी, तो इट्स वेरी रिवार्डिंग, वेरी सेटिस्फाइंग वेरी ऑल्सो। सेटिस्फाइंग। या सर। एंड उसके साथ साथ मतलब एज ए डॉक्टर आप पेशेंट को जानना, उसकी तकलीफ जानना, ठीक करना तो एक बात हो गई, यस सर। एंड बाय डिफॉल्ट समथिंग दैट यू लर्न, यू आर एबल टू हियर द साइलेंस। छोटा बच्चा तो कुछ नहीं कुछ बोलता, नहीं बोलेगा। तो उसके बिना बोले हुए आपको समझना, तो मेरे ख्याल एक ये बहुत बड़ी काबिलियत है जो आपकी लाइफ में वैसे भी इट वुड स्टे वेरी यूजफुल। यस सर। तो चाइल्ड इन व्हेन इज ए इन्फेंसी स्टेज में वो अपने एक्सप्रेशन से जो एक्सप्रेस करता है, आई थिंक उसी से सारा मतलब निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग लैंग्वेजेस में जो सर पेशेंट जो उसके पेरेंट्स हैं वो जिस लैंग्वेज में प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर हमें कैसे इंटरप्रेट करना है। क्योंकि कई बार सर आप कितनी भी बड़ी डिग्री कर लो, कितनी भी बड़ी सिटी में बैठ के डॉक्टर बन के आप पेशेंट्स को देखो, लेकिन जो मैक्सिमम पेशेंट जो आपके पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक पुअर बैकग्राउंड से आ रहा है। तो उसका दर्द समझना, उसका बैकग्राउंड समझना भी ज़रूरी है।
क्योंकि सर जस्ट कह देना कि नहीं आपको ऐसा ऐसा डाइट लेना है, बच्चे को ऐसा ऐसा खिलाना है, ये दवाइयाँ लेना है, तो ऐसे काम अपना पूरा नहीं हो पाएगा। आपको सोशो इकोनॉमिक जो उसका बैकग्राउंड है वो भी अपन को एड्रेस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ समझते हुए उनको उनकी लैंग्वेज में समझाना, उनके पास जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसमें अपन उनको क्या बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो सर आपने जैसा बोला ना कि जस्ट एक कोई भी बॉर्न हुआ है तो उसको एक बेस्ट उसके सोशो इकोनॉमिक, उसके जो हालात हैं, उसकी जो परिस्थितियाँ, उसमें हम जो बेस्ट उसको हेल्थ वेलनेस दे सकते हैं, उस पर सर फोकस करने की कोशिश करता हूँ मैं। सो अगेन जो एक काबिलियत, being empathetic, जी सर। people have to develop this capability and आपके तो इसके बिना गुजारा ही नहीं है। बिल्कुल सर। You have to be empathetic वेरी एम्पैथेटिक, एग्जैक्टली सर। and if you are sympathetic then you are able to truly feel the feelings of the parents, those who have come, and you are able to feel the pain of the patient even. So being empathetic and being sympathetic, I think helps you to better deliver with regard to health care and satisfaction to everyone. बिल्कुल सर, ये एम्पैथी आपने बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड बोला। एक स्टोरी है कि एक बच्चा मेरे पास एडमिट था, तो काफ़ी बीमार हो गया, उसको इंटूबेट करके रखना पड़ा। तो जब उसके नीचे बच्चे का जो बेडशीट और चादर भी बदलना पड़ता था, तो जो हाउसकीपिंग है उनको भी वो चेंज करने में थोड़ा सा एक झिझक रहती थी कि यार बहुत क्रिटिकल पेशेंट है। और कई बार उसकी मदर बाहर से देखती रहती थी, बहुत ही मतलब परेशानी वाली आंखों से। तो मैं उनको बाद में यही बोलता था कि मैं बिल्कुल आपके बच्चे को ऐसे ट्रीट करूँगा, कोशिश करूँगा हर चीज़ इतने अच्छे से हो जैसे मैं खुद के बच्चे को ही ट्रीट कर रहा हूँ। बस ये वर्ड्स अगर आप किसी पेरेंट्स को बोलते हैं उस एम्पैथी के साथ और बिल्कुल उसी फीलिंग्स के साथ जब आप किसी को ट्रीट करते हो, तो डेफिनेटली सर एक एक्स फैक्टर जुड़ जाता है उस इलाज में। Very truly I understand your expression and your feeling. किसी को ये समझाना कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी तकलीफ और तुम्हारी तकलीफ को अपनी तकलीफ मानकर बिल्कुल सर, आपके बच्चे को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करूँगा। डेफिनेटली। हैव ट्रस्ट ऑन मी। मेरे ख्याल अगर ये कहते हो तो अगर ये 50% भी परसीव होता है, आई थिंक ए ग्रेट जॉब इज डन। अगर आप उस काम को कर रहे हो व्हेन यू आर प्रेजेंट देयर, और अगर ये फीलिंग आ जाए ना कि कोई पेशेंट को ऐसे क्यों देखना कि यार किसी दूसरे घर का पेशेंट है, आप ऐसे ही सोचो ना कि यार ये पेशेंट भी मेरा भाई ही है, बच्चा है तो मेरा ही बच्चा है, तब उसके बाद आप बेस्ट करने की कोशिश करोगे। जैसे बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती है कि सर ये इस तरह से रोता है, जब इसको आप जैसे किसी को नेबुलाइज भी कर रहे हो, आप किसी को जैसे अपन कॉमन लैंग्वेज में बोलो किसी को भाप दिला रहे हो, मशीन से आप नेबुलाइज भी कर रहे हो, या किसी को वेंटी लगाएं, तो उसकी मदर बोलेगी सर इसको ऑक्सीजन भी जा रही है, अगर वेंटी सीपैप से प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन दे रहे हैं, अगर उसका ह्यूमिडिफायर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो ड्राई ऑक्सीजन जाती है। तो ये चीज़ें एक मदर पूरे टाइम ऑब्जर्व कर रही होती है। हमसे अगर कुछ मिस भी हो जाए तो हमेशा आपको एम्पैथेटिकली उस मदर की, उस अटेंडर की जो उस पेशेंट के साथ है उसकी बात बिल्कुल ध्यान से सुन के समझना चाहिए, जस्ट लाइक अवर फैमिली मेम्बर। कि वो अगर कोई भी चीज़ बोलता है जिसका बहुत ज़्यादा सेंस भी नहीं बनता है, तब भी हम सोचते हैं कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। अगर उस तरह से हम सोचने लग जाएं तो बिल्कुल सर मतलब ट्रीटमेंट में एक कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर और मिरेकल्स सामने आते हैं। मेरे ख्याल मेरे साथ जो भी जनरल पब्लिक के लोग दे विल एग्री टू दिस पार्ट कि अगर ट्रू रिगार्ड, रिस्पेक्ट एंड एक्सपेक्टेशन अगर किसी से रहती है, दैट इज फ्रॉम ए डॉक्टर। आई थिंक पीपल दोज हु लैंड इन टू टफ सिचुएशन, दे कंसिडर कि अगर भगवान को देखा है उसको तो नहीं देखा, बट आई थिंक डॉक्टर इज नेक्स्ट टू दैट। बिल्कुल सर, मतलब ये चीज़ तो सर मुझे भी ऐसा लगता था कि ठीक है जैसा लिखा है जो साइंस है, पर उसके बियॉन्ड भी चीज़ें होती हैं। एक बच्चा मेरे पास आईसीयू में एडमिट था, तो शी वॉज लाइक ऑलमोस्ट उसके सारे पिपल्स डायलेट हो गए थे, कोई रेस्पॉन्स नहीं था और इतनी डेटोरेट होती जा रही थी, बच्ची वेंटिलेटर पे थी और उसकी आइज़ में सर जैसे आइज़ ओपन रह जा रही थी, इतने सेंसेस कम हो गए थे उसकी कि वो आइज़ ब्लिंक करके बंद भी नहीं कर पा रही थी। शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर कॉन्शियसनेस। तो मैं उसके पेरेंट्स को बोलता था कि इसकी आई पे जो है मॉइस्चराइजिंग ड्रॉप्स आती हैं सर,
कुछ अलग अलग ब्रांड नेम से। बेसिकली जो उसमें कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज होता है, मैंने बोला ये ड्रॉप्स डाल दिया करो, 1% चांस है अगर आपकी बच्ची बच जाए तो उसकी आंखें ठीक रहेंगी। एंड सर उसको चलते हुए बिल्कुल स्माइल के साथ मैंने डिस्चार्ज किया उस पेशेंट को। तो सर 1% होप भी रखते हैं, भले वो 1000 में से एक बच्चा भी बचता है तो हम उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और पूरी लाइफ में अगर आपने एक भी ऐसा इंसिडेंट आपके सामने हुआ और आप उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल थे, आपकी कंट्रीब्यूशन थी, तो आई थिंक यू हैव रीजनेबल रीजन टू पैड योर बैक बिल्कुल सर, एंड फील गुड अबाउट योर सेल्फ। फिर एफर्ट्स में भी लगता है सर कि ये एफर्ट्स डालने चाहिए। क्योंकि अगर ये 100 क्रिटिकल पेशेंट है उसमें से यू डोंट नो कौन सा रिस्पॉन्स कर जाएगा। और ऐसे सर जब होता है कि यार अपन ने 100 पे कोशिश की जो बिल्कुल बचने लायक पेशेंट नहीं थे, पर उसमें से एक भी क्रिटिकल पेशेंट ठीक होता है तो लगता है यार ये सारी मेहनत अपनी सफल हो गई। अब मैं when we are talking of empathy, जी सर। so I'll be slightly empathetic to you also as a doctor. No? जी सर। भाई पेशेंट के लिए तो कभी बीमार हुआ तो वो गया, डॉक्टर तो सारा दिन यही देखता है। डॉक्टर से तो सारा दिन एक की एक्सपेक्टेशन खत्म हुई, दूसरे की शुरू हो गई। बिल्कुल सर। और एट ए टाइम लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन लॉट ऑफ पीपल हैव, दैट पुट्स लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑल्सो। बिल्कुल सर। मतलब आपका तो लोगों को दर्द में रहना, मैनी पीपल डिपार्टिंग एंड मैनी पीपल सफरिंग, नो फॉर यू इट बिकम्स ए वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लिविंग, इट बिकम्स अ डेली रूटीन। बिल्कुल सर। But for everyone who is associated and who is dependent on you and looking at you, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। पर आप सबकी एक्सपेक्टेशन सब टाइम सबकी मीटअप करें, ये अपने में बहुत डिफिकल्ट काम है। बहुत डिफिकल्ट है सर। So ग्राउंड। being a doctor, यस सर। I can understand it is tough, demanding. So any point of view that you like to share on this? सर इसमें मेरे दोनों ही थॉट्स हैं। एक तो जो आपने चीज़ बोली कि एम्पैथी टुवर्ड्स डॉक्टर, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ टाइम पे सर इनह्यूमनली वर्क किए जाते हैं डॉक्टर, काम किए जाते हैं। थोड़ा सा ओवर वर्क करना, प्रेशराइज सिचुएशन में काम करना, वो भी ठीक है एक हद तक। जैसे कहते हैं ना सर कि बहुत प्रेशर पड़ता है कोयले पे तभी वो डायमंड बन के एक चमकता हीरा बनता है। लेकिन सर इतना प्रेशर भी नहीं देना चाहिए कि वो हीरा ही टूट जाए। तो वो मैंने एक इस तरह से समझाने की कोशिश की। तो उसमें सर एक थोड़ा सा एक पॉलिसी होना चाहिए कि कुछ ड्यूटी आवर्स के बाद एक रेस्ट होना चाहिए। एक तो सर क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसी है कि कोई क्रिटिकल पेशेंट अगर है तो आप बिना दूसरे डॉक्टर को सौंप के नहीं जा सकते हो। आपकी अगर कोई शॉप है, आपकी खिलौने की दुकान है, तो आप उसको बंद करके ताला डाल के जा सकते हो। लेकिन इफ़ यू आर अ डॉक्टर, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, तो जब तक दूसरा बंदा आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले ले, दूसरा डॉक्टर आके, तब तक आप जा ही नहीं सकते। कैसे जाओगे? तो सर रिप्लेसमेंट तो हर जगह ही देना पड़ता है। और ये जो ड्यूटी आवर्स रहते हैं सर, लाइक स्ट्रेट लाइक 2-2 दिन तक काम किए जा रहे हैं, वो सर थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। उससे एक्चुअली में एफिशिएंसी भी कम होती है। शुरुआत में डॉक्टर उस टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट होने लगे उस टाइम पे अगर दूसरे डॉक्टर का रिप्लेसमेंट मिल जाए तो अगले 12 घंटे वो भी अच्छे से काम कर सकता है, ना कि उसको 24 घंटे, 36 घंटे, कभी कभी 48 घंटे भी खींचना पड़ जाता है। हाँ, मतलब मैं समझता हूँ, आई हैव ए प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। तो एक डॉक्टर के साथ आपने एक बार इंटरेक्ट किया तो शाम को तुम्हें देखने आया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे फिर वही ही स्टिल देयर। तो एंड दोपहर में अगेन राउंड के ऊपर यू आर मीटिंग हिम। एग्जैक्टली। व्हेन यू आस्क हिम व्हाई डिड यू, मतलब कब गए थे घर? एग्जैक्टली। ही सेड बताओ क्या हाल है। मतलब एज इफ इट्स ए मैटर ऑफ रूटीन की होता ही ऐसा। हाँ। तो ए व्हाइल आफ्टर, आप घर नहीं गए? कह रहे कहाँ जा पाया, जिसको रिलीव करने आया था वो आया नहीं। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरी ड्यूटी एक्सटेंड हो गई। मैं कहा फिर कब से हो? तो कहते 24 घंटे तो हो चुके हैं, अब इसके बाद और कितना रुकना पड़ेगा, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज बिकॉज ऑफ द morality involved in the job, expectation of the doctor from self and expectation of the patient from the doctor. So ये सारी डायरेक्शन से एक तरह सा प्रेशर आता है which makes
Definitely. Slightly take a human out of the doctor and make him a robot also on occasion, no? जी सर. Robot also on occasion. Machine also needs rest. A machine also needs rest. But yes, I won't say devoid of emotion, but small suppression of emotion has to be there. Otherwise, how you can function? You can't say emotional, tense, pressurized and patient के दुख के साथ दुख और हमेशा दुखी नहीं रह सकते. So naturally you have to live your life also. इंसान खुद इतना परेशान और दुखी हो जाता है ना, तो फिर एज अ डॉक्टर फिर वो पेशेंट के दुख नहीं सुन पाता है. पहले अपन खुद तो खुश रहें, तब किसी दूसरे वाले को खुशी बांट पाएंगे. डेफिनेटली सर, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है. जैसे व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी, तो द सेम थिंग यू सेड कि डॉक्टर साहब आप सुबह भी थे, फिर दोपहर में भी थे, नाइट ड्यूटी में भी आप देख रहे थे, और फिर मॉर्निंग राउंड्स में भी आप हो. और फिर अगर सर कुछ जैसे फर्स्ट ईयर रेजिडेंसी में 1 महीने बाद इवनिंग राउंड्स भी चालू हो जाते हैं, तो सेकंड डे जब रिलीव होते हैं तो शाम को फिर इवनिंग राउंड पे भी आ रहे हैं. अगले दिन से वही स्टार्ट, मतलब 2 रातों में 1 दिन सो रहे हैं, बस 1 रात को सो रहे हैं. Yeah, I think this is a fact of life and this stays worldwide. It stays bigger challenge in a growing economy and where of course जितने डॉक्टर चाहिए उतने हैं नहीं. बिल्कुल नहीं है सर ये तो. पर आई थिंक डॉक्टर साहब ये बात एक आप मानोगे एक एडवांसिंग कंट्री में ये चैलेंज तो हमेशा रहेगा, हर एक एरिया में रहेगा. बिल्कुल सर. कभी कार नहीं, जब कार हुई तो सड़क नहीं. नो बिल्कुल अगर सर. आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया स्मॉल स्मॉल प्लेसेस पे जाने का भी, बिल्कुल सर. पर डॉक्टर तो चाहिए. बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये एकदम आपने जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है. एक्चुअली डॉक्टर्स बढ़ भी रहे हैं, अभी गवर्नमेंट सीट्स भी बहुत बढ़ गई हैं एमबीबीएस के लिए भी, अगर अपन सिर्फ एमबीबीएस की बात भी करें तो. लेकिन जो डॉक्टर है वो भी छोटी सिटी में, गांव में, वहाँ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ उसको फैसिलिटी नहीं है. भाई मैं तो अब डॉक्टर बन गया, मैं अब बड़ी सिटी में जाऊँगा, मैं दिल्ली में रहूँगा, मैं नोएडा में रहूँगा, मैं यहाँ रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा, मैं आउट ऑफ इंडिया चले जाऊँगा. अरे तू जिस गांव से आया वहाँ जाके तो काम कर, वहाँ बहुत बीमार लोग हैं. पर हर एक प्रॉब्लम का इन केस वी स्टे कॉन्शियस तो देर इज ए सोल्यूशन. आपने जो इनिशिएट किया जी सर. डिजिटल consultation, technologically getting connected with the patient and talking to them. I think this initiative, in case used rightly done, with right advancement of technology and with right understanding, यस सर. need based, तो I think this can be a big game changer. बिग गेम चेंजर. आप छोटी छोटी जगह पे, मतलब आप सोचो कि बहुत छोटी सी जगह पे कार्डियोलॉजिस्ट पहुंच जाएगा, डेफिनेटली सर. बनते बनते भी कार्डियोलॉजिस्ट टाइम तो लगेगा. बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट पहुंच जाएगा या गायनेकोलॉजिस्ट पहुंच जाएगी. तो वहाँ पहुंचाने का मेरे ख्याल ये एक ईजियर समाधान है कि वहाँ का डॉक्टर, यहाँ का डॉक्टर नहीं भी है तो पेशेंट डायरेक्टली कनेक्ट कर कर सकता है. एक स्टैंडर्डाइजेशन अपन मेंटेन कर पाएंगे इससे, कि जो इलाज आपको एक मेजर सिटी में, बड़ी सिटी में मिल रहा है, वो आपको एक गांव में भी मिल पाए. या आई थिंक टेक्नोलॉजी दैट वे इज अ बूम एंड सो नॉट मियरली द एसेस ऑफ अ डॉक्टर बट ए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, जैसे अभी आपने मेंशन किया यस कि एक एमडी और डीएम डॉक्टर में भी गोना में नहीं रहेगा. गोहाना क्या, गांव गांव. आपका गांव क्या था? गुना. गुना. हाँ. तो आपका डॉक्टर गुना में नहीं गुना रहेगा में नहीं एमडी या डीएम, पर वहाँ भी तो कार्डियक प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक प्रॉब्लम होती है, सब प्रॉब्लम होती है, सब स्पेशलिटी चाहिए. तो गुना के अंदर अगर आप पोस्टेड हैं तो यू वांट टू कंसल्ट समवन, तो you can still reach the major city Definitely. and the prime specialized doctors. So there can be very diversified usage, this technological advancement, and it's a very good thought that you have done. देखो जब तक प्रॉब्लम नहीं तब तक समाधान नहीं. बिल्कुल सर. तो I don't know how do we view the problem that we faced in Corona. Yes sir. We were forced to find solution to the complex problems
which we thought never existed. By Zoom और फाइन टीम एंड माइक्रोसॉफ्ट वो सब कुछ तो तब भी था, यस सर, पर यूजेज नहीं Usage था, नहीं था, एप्लीकेशन नहीं थी. बट व्हेन वी आर फोर्स्ड टू यूज इट, वी यूज दैट डिवाइस एंड मेड ए बिग डिफरेंस. तो जो चीज़ हम पहले इमेजिन नहीं कर सकते थे, वो हमने प्रैक्टिकली अचीव कर ली मंथ्स के अंदर. बिल्कुल सर. मैं समझता हूँ अगर इसी तरह से एडवांसमेंट होती रहे, नीड बेस्ड, एंड व्हेन यू आर फोर्स्ड टू इन्वेंट, तो आने वाले 5 साल के अंदर विद दैट माइंडसेट, मैंने सुना तो मैं भी हैरान था इस बात पे कि तुम्हारी गाड़ी सर्विस कराने के लिए अब तुम्हें वर्कशॉप नहीं जाना, तुम्हारे घर में ही गाड़ी खड़ी है, वो सॉफ्टवेयर से असेस है एंड वो नीड बेस्ड ऑल्ट्रेशन है. सिर्फ काम करने के लिए, अच्छा सिर्फ ऑयल चेंज करना है, तो जाके चेंज करा नॉन मैकेनिकल पर्सन. ओके. So the technology brought that amend and that advancement, that reach. तो मैं जो परसीव कर रहा था एज ए जनरल पब्लिक कि यही एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आपने पेशेंट की कंसल्टेशन शुरू कर दी, पर आने वाले टाइम में और भी बढ़ जाएगी डिलीवरी एंड बेटर डिलीवरी, बेटर मैनेजमेंट एंड बेटर हेल्थ केयर फॉर द. डेफिनेटली सर. जैसे क्लिनिक सेटअप की बात करें सर, हाँ. तो वहाँ पे एक डॉक्टर को प्रेजेंट रहना ही ज़रूरी है, फिर पेशेंट आके दिखा रहा है. बट ये जो आप डिजिटल रिवोल्यूशन आया है, उसमें आप घर बैठे बैठे भी अपने कंफर्ट जोन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी दे सकते हो. प्लस इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू आप डायग्नोसिस तक थोड़ा बेटर तरीके से पहुँच सकते हो. जैसे कि कई बार सर फीवर आया, अपन ने एंटीबायोटिक एम्पेरिकल ट्रीटमेंट दिया, एंटीबायोटिक्स दी, दवाइयाँ दी, जो भी उसका सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट था, कई बार हम डायग्नोसिस तक नहीं पहुँच पाते. तो ये दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी जिसका बहुत बूम आ रहा है, दैट कैन हेल्प इन दैट. और इसको अपना रिप्लेसमेंट या अपना जॉब का रिप्लेसमेंट समझने से बेहतर है कि हम ये सोचें कि दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. उससे हम बेटर तरीके से एक डायग्नोसिस तक पहुंच पाएंगे, बीमारी को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और जो कई कई डिफरेंट डायग्नोसिस बन रही हैं, उन पे एनालिसिस करके शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टिगेशंस को एनालाइज करके हम एक फाइनल डायग्नोसिस तक 1 to 2 या सिंगल डायग्नोसिस तक पहुंच पाएंगे, और एक जो प्रिसाइज ट्रीटमेंट है वो शायद दे पाए पेशेंट को. तो दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विल डेफिनेटली हेल्प इन दैट. मैं सोचता हूँ ये बहुत दूर तक जा सकता है. जैसे मतलब एज ए MD, नेचुरली आपके पास बहुत पेशेंट रहते हैं एक स्पेशलिस्ट के पास, तो वो सबका ब्लड प्रेशर भी ले, हाइट भी ले, वेट भी ले, नहीं हो पाता. तो ही यूजेस द हेल्प कि ये सब कुछ करने के बाद ब्रिंग द पेशेंट टू मी विद द प्रिस्क्रिप्शन, क्या उसने बोला और उसके प्राइम पैरामीटर्स की बुखार क्या था, एवरीथिंग. डेफिनेटली. So your part of the work gets done by someone. This part which is being done by someone, which reduces your work and your personal investment, I think ये वाला part बढ़ता जाएगा आने वाले टाइम. हाँ, डेफिनेटली सर. इवन छोटी छोटी प्लेसेस के ऊपर हाउ यू कैन मेजर, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर हो, बिल्कुल सर. कोई भी पर्सन मेजर कर ले कि अच्छा ब्लड प्रेशर एंड थिंग्स लाइक दिस. एंड आने वाले टाइम में मे बी थोड़ी सी एडवांसमेंट कि अच्छा थोड़ा सा खून निकाल के प्लेट पे डाल दो और डेफिनेटली फोन में डाल दो और उसके पैरामीटर आ जाएंगे. तो मेरे ख्याल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ वुड पेनिट्रेट डीपर एंड द स्पेशलाइज्ड केयर would reach even more places. more places. Do you perceive it is likely to be? Yes sir, definitely. This technological advancement is already in a revolution phase, and it's increasing day by day to reach the far most situated patient in need, which cannot or never imagine to go in some very top city and get the treatment from very famous doctor. पर उस तक भी हम इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू
उसकी परेशानियों को उस लेवल पे अपन सोच सकते हैं, वैसा ट्रीटमेंट उस तक पहुंचा सकते हैं। Yeah, yeah. So I think a lot to come, lot to happen, until some people, young people like you, those who took bright initiative and first initiative, somebody has to take these initiative, more of them, and for the first time. And I think जैसे मैंने बोला कि कार की सर्विस हो जाती है, घर में पड़ी पड़ी ही, even robotic surgery yes. and the diagnosis through artificial intelligence. So I think with eyes closed you can view, and rather you can dream of all those things happening. Yes, sir. It will definitely help the society. It would help the society. And but as a doctor you understand that, but it's something which is very close to my heart and with a very deeper understanding कि दो बर्थ राइट होने चाहिए जब आदमी इंसान धरती में पैदा हुआ. बिल्कुल सर. पहला, जब वो सुबह उठे तो he should have a reason to get up and he should have some appreciation, some engagement, some occupation, and where he should be rewarded to in form of some money so that he can provide fundamental basic thing for the family. And दूसरी बात जो मैंने बताई कि health care. Now these two prime, in case nation is able to deliver to everyone, I think there would be lot of mitigation, lot of problem का solution हो जाएगा. जब लोग खाली बैठे रहते हैं, जो सुबह से लेकर रात तक कुछ करने को नहीं, वो कुछ तो करेगा, कुछ नहीं करेगा तो बैठ के किसी का हुक्का पी लेगा, थोड़ी हिम्मत कर लेगा. सर वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर. Yeah. So even the national reform depends upon these two fundamentals कि हर एक के पास काम हो, engagement, occupation, engagement, job, where he gets money, and second health care सब तक पहुँचे. क्योंकि जो बात आप एक महसूस भी कर सकते हैं एज ए डॉक्टर, nobody can understand better than you, कि एक पेशेंट अगर वो दर्द में है और ऐसे दर्द में है, आपको पता है जब तक जिंदा रहेगा ऐसे दर्द, तो वो दर्द उसका नहीं है, उसकी सारी फैमिली पेन है. सारी फैमिली का, डेफिनेटली. There are people in palliative care, there are people with very complex problems, pain, way of living, possibilities of coming out of the bed, remote. तो मेरे ख्याल medical care, when I say providing it over, means pain free, physically and mentally engaging and satisfying life. I think that is what is expected Definitely from the governance, good governance, no? Yes. एक चीज़ और सर, मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो एक चीज़ लोगों तक पहुंचाने की हम सभी लोगों को ज़रूरत है, वो है हेल्थ अवेयरनेस के बारे में. क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए अगर अपन लोगों को अवेयर करें, सम पीपल आर लाइक वो करना चाहते हैं पर उनको नॉलेज नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होता, एक मोटिवेशन नहीं होता. तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कोशिश करता हूँ सर, छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं, उनके छोटी छोटी जो बीमारियां हैं उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, या कोई बीमारी भी है तो उसके प्रति जो अपन अवेयरनेस फैला सकते हैं, कॉमनली उसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है. और सर एक पार्ट जो कई बार मिसिंग हो जाता है, जैसे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और डीपर चीज़ें डॉक्टर की समझने वाली के अलावा, एक जो सर चीज़ है वो है काउंसलिंग वाला पार्ट. काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा समय डॉक्टर्स नहीं दे पाते हैं. क्योंकि देखिए सर, जैसे अगर मैं मान लीजिए आईसीयू में पोस्टेड हूँ, मेरे पास एक दो कलीग डॉक्टर और हैं, नर्सिंग स्टाफ है और भी स्टाफ है. अब अगर मैं मेन डॉक्टर हूँ वहाँ पे, सबसे सीनियर डॉक्टर मान लीजिए कोई भी एक डॉक्टर है, तो कोई पेशेंट क्रिटिकल है, फिर उसको चेक किया, उसके बारे में अटेंडर्स को, अपन पेरेंट्स को या जो भी उसके साथ वाला अटेंडर है उसे हम समझा रहे हैं. दूसरा पेशेंट क्रिटिकल होता है तो उसकी अधूरी बात में ही हमको काउंसलिंग छोड़ के उसको अटेंड करना पड़ता है, फिर तीसरे को अटेंड करना पड़ता है. तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सामने आ रही हैं सर. काउंसलिंग पार्ट भी थोड़ा सा एकदम डेफिनेटली अच्छी तरीके से एड्रेस नहीं हो पा रहा है. और जो पेशेंट के क्वेश्चन रहते हैं, ये बीमारी क्यों हो रही है, मुझे ऐसा क्यों हुआ, ये सर ठीक तो हो जाएगा ना, उसके बारे में कई बार अपन 1-to-1 हर पेशेंट को ओपीडी बेसिस पे
या एडमिशन बेसिस पे उस उतने अच्छे तरीके से अलग अलग तरीके से नहीं समझा पाते हैं। बट अपन इस हेल्थ अवेयरनेस डिजिटल मीडियम डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम उसको बहुत डिटेल में समझा सकते हैं। तो जो भी उस पर्टिकुलरली बीमारी के बारे में जानना चाहेगा। या ग्रेट एडवांटेज एंड जहाँ तक आप परसीव कर सकते हैं उससे ज़्यादा इसकी नीड है, डेफिनेटली सर। उससे ज़्यादा नीड है। मतलब यू आर ए डायबिटोलॉजिस्ट और यू आर ए फिजिशियन, एक पेशेंट को डायबिटीज़ हो गया, जिस दिन आया आपने देखा कहते वो हो गया तुमको तो डायबिटीज़ हो गया, अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब नो ही इज शॉक्ड, ही इज नम। अब आप कुछ भी, आपके पास तो इतना टाइम नहीं कि आप उसको एक्सप्लेन करें, एंड उसकी एंग्जाइटी कंप्लीट, एंड ही थिंक्स मेरी तो लाइफ का बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक अंडरस्टैंडिंग है ये। आप समझा नहीं सकते, टाइम नहीं, वो समझे बिना उसको चैन नहीं। तो वो जब घर भी जाएगा तो एक डिस्टर्ब्ड पर्सन की तरह रहेगा अपनी लाइफ। तो आई थिंक समथिंग विच कैन हैपन, जितना टाइम उससे चाहिए, 15 मिनट चाहिए, 15 मिनट की जगह मेरे ख्याल 30 मिनट दे दें उसको। बट देर इज समथिंग विच यू हैव डन, डिफाइंड एंड मेड ए ऑडियो विजुअल। आपने पेशेंट को देखा, मुझे बोले घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, पर क्या है ये तकलीफ, कैसे इसको नॉर्मल लाइफ जी सकते हो इस प्रॉब्लम के साथ भी, ये जानने के लिए टक 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 दीज 3 थिंग्स यू डू। डेफिनेटली यहाँ से पढ़ लो, देख लो, नहीं समझ में आया दोबारा देख लेना। आई थिंक दीज आर फ्यू फंडामेंटल स्टेप्स विच शुड एसेंशियली बी टेकन। उसी तरह से कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, मतलब लाइफस्टाइल, हाइपरटेंशन है, डेफिनेटली सर। एंड सारी प्रॉब्लम्स के अंदर इवन स्मॉलर, इवन टाइफाइड है, कोई बात नहीं, पर बढ़ जाएगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। ये सब चीज़ें कर लो, क्या करना है, कैसे करना है, मेरा पर्सन नहीं बता रहा, पर पर्सन जो परमानेंटली यही काम और बहुत अच्छा करता है, जो मैंने चेक किया हुआ है, वो बता रहा है आपको, वो बता रहा है। आई थिंक दीज एडवांसमेंट शुड बी ब्रॉट अबाउट। इज इट हैपनिंग? यस सर, इट शुड बी हैपेंड एक्चुअली दिस काउंसलिंग पार्ट। एंड जैसे सर आपने ये जो बीमारियों के नाम लिए, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे जो भी चीज़ें हैं, लेकिन सर सबसे पहला तो मुझे लगता है ये जो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाला वर्ड यूज़ किया, दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। क्योंकि अगर आप इंसान को बड़ी बड़ी चीज़ें बताओगे कि तुम्हें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, तुम्हारा इंसुलिन नहीं बन रहा है, बट हो सकता है उसका इंसुलिन बन रहा हो लेकिन उसके बॉडी में फैट इतना डिपॉजिट हो गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। तो उसको अपन ईजी लैंग्वेज में बता सकते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए, वेट लॉस पे ध्यान दीजिए, हाई सॉल्ट कंज्यूम मत करिए, हाई शुगर मत लीजिए, इवन शुगर का यूज़ मिनिमम कर दीजिए। दीज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विल इटसेल्फ कैन रिवर्स दीज प्रॉब्लम्स। क्योंकि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिफेक्ट वाली, इनका नाम ही सर रख देना चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिफेक्ट डिजीजेस। गुड, बट आई थिंक ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट इज, मतलब एज ए पेशेंट, एज ए जनरल पब्लिक, आई कैन अंडरस्टैंड। जिस दिन आप मुझे बताओगे तो मैं डायबिटीज़ हो गया और उसके बाद आप मुझे कुछ भी बोलोगे, मुझे कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। अब मैं नम हूँ, आपने के पास टाइम नहीं, आपने 2 मिनट में मुझे बता दिया, पर मेरे ख्याल ज़रूरी है इस बात को कि मुझे कंसोल किया जाए और मुझे बताया जाए कि क्या है। तो लाइफस्टाइल अमेंडमेंट्स के लिए, केयर के लिए, करेक्शंस के लिए, नॉर्मल लाइफ लिविंग के लिए सबके ऑडियो विजुअल बनने चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप जो कॉमन डिजीज हैं, कॉमन डिजीज, बिल्कुल सर, जो कॉमन है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में फैली हुई हैं। जैसे अभी इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन रहा है, क्यों बन रहा है सर? अवेयरनेस की भी कमी है, फिर उसको इनिशिएटिव लेने का भी एक प्रयास कम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए कि कुछ चीज़ें, जैसे फूड कल्चर हमारा बहुत बिगड़ता जा रहा है। हम लोग, जैसे अगर कोई किसी को सर बोलेगा कि आप विटामिन सी के लिए अमरूद खा लीजिए, पर वो क्या है, वो एक संजीवनी बूटी ढूंढता है कि मुझे एक ऐसी दवाई दे दीजिए आप जिसमें सारी चीज़ें हों। उसको अमरूद नहीं खाना, उसको आंवला नहीं खाना, उसको खाना एक ऐसी गोली जिसमें विटामिन सी हो।
आजकल सर ये ट्रेंड भी बहुत चल गया है, इसके लिए लोगों को अवेयर करना ये बहुत ज़रूरी है सर, राइट राइट कि डोंट सर्च फॉर दैट मेडिसिन कि वो आप खा लोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि सर ज़रूरी नहीं है कि अगर अपन कोई एक फ्रूट खा रहे हैं उसमें हमको पर्टिकुलरली ये विटामिन होता है, पर ऐसा नहीं है कि उसमें सारी चीज़ें ही रिसर्च कर ली गई हैं। उसमें कुछ तो ऐसा भी है जो आपको बेनिफिट दे रहा है बिकॉज इट्स नेचुरल, जो लाखों सालों में इवोल्यूशन करके भगवान ने या ऊपर वाले ने जो चीज़ बना के हमें दी है, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे पूरी तरह समझ पा रहे हैं, बट वो बेनिफिशियल तो है। बेनिफिशियल तो है। आई थिंक आई एम वेरी वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दिस थॉट थैंक यू सर। as a doctor that you are having, that nutrition itself can be a way of prevention and correction Definitely, in sir, many ways. definitely. And in case a natural mean, a natural process or वेजिटेबल वगैरह उन सब से और फूड से और अमेंडमेंट ऑफ लाइफस्टाइल के अंदर अगर कुछ प्रिवेंशन हो जाए, ठीक हो जाए, तो बिल्कुल बहुत सर। अच्छा। अपने यहाँ सर अपनी कंट्री में ज़्यादा ट्रेंड ऐसा है कि वेलनेस पे लोग कम ध्यान देते हैं, हेल्थ केयर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कि मतलब कि अगर बीमार पड़ गए तो इलाज कराने जाना है, पहले से ही अच्छे हो और अच्छे बने रहो, इसके लिए कोई काउंसलिंग कंसल्टेशन के लिए नहीं आएगा कि क्यों पैसा मुझे वेस्ट करना है इन सब चीज़ों पे, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर आपको जब ऐसा फील होता है कि यार फीलिंग लेथार्जिक, कुछ तो है, एक फीलिंग आ जाती है सर अंदर से एज अ पर्सन कि यार मुझे कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप वेलनेस पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे पास ज़्यादा पेशेंट आए, आप तो ठीक रहिए, बढ़िया रहिए। जो बीमार होता है तो डेफिनेटली हम उसके ट्रीटमेंट के लिए बैठे हुए हैं, सारी पढ़ाई की है, पूरा जीवन खपा दिया इस चीज़ को समझने के लिए अभी आपको तो बेहतर जीवन शुरू करने हुआ है आपका। जी सर। तो सर इस चीज़ पे भी मेरा एक फोकस रहता है कि आप वेलनेस पे भी ध्यान दें, नॉट जस्ट कि आपको बीमारी हो गई तभी ठीक करना है। आप कोशिश करें कि आप हेल्दी रहें, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती भी है तो यू विल बी रेडी, और बॉडी विल बी रेडी टू फाइट इट बेटर। I really appreciate that attitude of wellness and maintaining well-being वेल बीइंग, through means which not essentially are medicine all the time. डेफिनेटली सर। It can be many other things. अब मतलब मैं थोड़ा सा जैसे आपने you mentioned some known medicinal which I really appreciate initiative. Likewise, do you think many complications are mind generated? Definitely, sir. A lot of patient I see in the OPDs are like so-called in common language mind generated, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि फंक्शनल डिसऑर्डर है। कोई इसको प्रॉब्लम नहीं है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, बट ऐसा क्यों हो रहा है? जस्ट इन केस में एक एग्जांपल देता हूँ सर। एक पेशेंट थी, मतलब कि एक पेरेंट्स की 2 डॉटर्स थी, बड़ी बेटी और छोटी बेटी। जब से छोटी बेटी आई फिर वो बड़ी हुई तो उसको ज़्यादा अटेंशन मिलने लगा, उसको ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलने लगा। और दूसरी सबसे बुरी चीज़ जो होती है वो है कंपैरिजन, स्पेशली 2 बच्चों का। जब कंपैरिजन स्टार्ट करना कि यार ये तो तुझसे छोटी है, फिर भी इसकी राइटिंग अच्छी है, इसके मार्क्स ज़्यादा अच्छे आते हैं, ये चीज़ों को अच्छा समझती है, गाना भी अच्छा गाती है, तो जो बड़ा बच्चा है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होने लगता है। लेकिन जब वो अपनी फीलिंग्स या अपनी प्रॉब्लम बताता है तो पेरेंट्स कई बार समझ नहीं पाते कि नहीं वो भी तो कर रही है, तुझे भी सेम एनवायरनमेंट मिला है, तो आप क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हो। तो वो बच्चा उस चीज़ को, जिसको हम साइकोसोमेटिक इलनेस बोल सकते हैं, उस तरह से प्रेजेंट करता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था, उसके सर जितनी जांचें होती हैं, MRI, एंजियोग्राफी, तमाम ब्लड रिपोर्ट सब कुछ करा लिया, सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन बाद में उसको यही पता चला कि उसको साइकोसोमेटिक इलनेस है। एक्चुअली में उसको ऐसा फील होता है कि उसको प्रॉब्लम हो रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, बट उसका रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा डिप्रेस हो रहा है, या उसको अपनी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, अपनी जो अटेंशन पाना चाह रहा है, उसको एक अलग फॉर्म में बता रहा है, जिससे पेरेंट्स उस चीज़ को समझ के, उसकी इलनेस को समझ के उस पर ध्यान दें। तो ये डेफिनेटली सर, ये माइंड जनरेटेड जो आपने चीज़ बोली, ये डेफिनेटली होती है, और आजकल सर ये और ज़्यादा सामने देखने को मिल रही है। If you'll permit, I'll make it slightly more complex श्योर सर, so that we can comprehend that complexity. श्योर सर, Now, mind से आपकी body manage हो रही है, डेफिनेटली, आप क्या सोच रहे हो, बेसिकली क्या देख रहे हो, क्या खा रहे हो. Now, you are sum total of your cells. तो ultimately, from mind, it reaches all the cells, मतलब the toxicity
generated through thoughts or the alteration in DNA gets impacted Definitely, sir. when you live with that problem for too long. Too long. तो बड़ी बात, पर मुझे लगता है even your physical diseases, even disease like autoimmune disorders can be mind generated. यस सर, कैन बी लिंक्ड थ्रू इट. माइट बी कि उसका असर आपको बहुत जल्दी ना दिखे, बट जनरेशन आफ्टर जनरेशन इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऐसा हो सकता है कि वो पैटर्न धीरे धीरे अपने जेनेटिक मेकअप में भी कोड होने लगे. हाँ, मतलब वो इतनी दूर तक ट्रेवल करा कि अल्टीमेटली मतलब योर डिफॉर्मिटी और दैट इंफॉर्मेशन गेट्स इनटू DNA of cell and that getting transmitted and carried forward because the memory is there. डेफिनेटली सर. Now, slightly non-medical, going beyond, again I'll dare to ask a question. There are people, those who are born with some gifted capabilities, मतलब something which is not expected of a child. 5 साल का बच्चा बहुत एक्सेप्शनल चीज़ें करता है, वो रामायण सुना देता है, थिंग्स लाइक दिस. यहाँ बहुत अच्छा डांस कर लेता है. Could it be that those things are carried forward जैसे हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर अगर आप हटा भी देते हो तो उसको रीजनरेट कर लेते हो लोकेशन और पूरा कोई हटता नहीं है. तो वो सॉफ्टवेयर जो आपने हटा दिया, वो सॉफ्टवेयर इन केस इट इज कैरिड फॉरवर्ड, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर नेक्स्ट एक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूटिलाइजेशन. तो कुड इट बी दैट दीज थिंग्स ऑल्सो, ये थोड़ी मतलब नॉन मेडिकल रिलेटेड इश्यूज हैं, could it be those impressions are carried forward and there could be exceptional capability or exceptional unexpected happening or character which can be viewed, which can be positive as well as negative, both. नेगेटिव आल्सो. यस सर. It could be carried forward. Could it be, does medical or does the science do anything, say anything in this direction? Some of the things are sir still beyond science and beyond medicine. Like in the same environment, some perform very well, and you just said ki some very impressive talents sometimes we see. Sometimes that can be expressed better in some sibling. मतलब अगर 2 भाई हैं 2 बहन हैं, उसमें से कोई एक बहुत इंटेलिजेंट होता है, हो सकता है कि उसका जेनेटिक मेकअप, उसका परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाता है कई बार कि उसकी जो पॉजिटिव जीन्स हैं वो बहुत बेटर तरीके से एक्सप्रेस हो जाते हैं. बट स्टिल देयर इज़ अ क्वेश्चन कि बाकी के 3 में क्यों नहीं हुए, और ये जो इसको हुआ तो क्या इसके सारे बच्चे या इसका सारा जो जेनेटिक इनहेरिटेंस आगे जाएगा तो सारे ही एडवांस निकलेंगे? ऐसा हर बार तो ज़रूरी नहीं होता. तो दिस इज सर समथिंग बियॉन्ड साइंस ऑल्सो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन. हाँ, मतलब हाँ मेडिकल से हट जाता है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सा साइंटिफिक रहता है ये. थोड़ा सा रहता है. रीजन बिकॉज ऑफ विच दिस आई वाज टॉकिंग टू दिस अबाउट दिस इज, अगर ये पॉजिटिविटी कैरिड फॉरवर्ड इतनी दूर तक चली जाती है, मतलब DNA इंप्रेशन इतनी दूर तक मैनिफेस्ट कर जाते हैं अपने करेक्टर शो करने में, वन जनरेशन टू अनदर. ओके. सो इवन डिजीज कैन कैरी फॉरवर्ड डेफिनेटली सर. फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. थॉट से ओरिजिन हो या DNA से जनरेट हो, इट कुड बी मैन्स ओन सेल्फ जनरेटेड डिजीजेस कि तुमने खुद बनाई है अपनी डिजीज. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, इवन थिंग्स लाइक आई डोंट नो, थिंग्स लाइक कैंसर ऑल्सो कुड बी. ये सर आपने बहुत सारी जनरेशंस, बहुत हजारों साल की इवोल्यूशन को एक लाइन में बोल दिया कि when your it's just like when your thought becomes action, just like your thought becomes your DNA. हाँ, थॉट. हाँ, मतलब But it would take thousands of years to see these changes. हाँ, how much, मतलब in management there is something which
I consider very sacrosanct and very important is कि आप जब बहुत सारा डाटा देखते हो ना, डाटा 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 से आपको डेरिवेटिव निकालना चाहिए. मतलब क्या निकला डेरिवेटिव? मतलब उसको एनालाइज करके हाँ, हम कुछ उससे डिराइव कर सके कि दिस डेटा ड्राइव इज करो डाटा टेलिंग से. समथिंग. या या उस डेरिवेटिव के बाद यू शुड कम डाउन टू इन्फ्रेंस. ये डेरिवेटिव ये था, इसका मतलब क्या है? यू शुड कम डाउन टू द इन्फ्रेंस. फिर इन्फ्रेंस के बाद there is some complexity that you should be getting involved in. That should I plan to execute it as it is inference के basis के ऊपर line of action, और यहाँ मैं इसमें कुछ innovation और creativity डालूं and create a strategy to do that and then come down to the inference. Now these all travels and this journey, it takes time. It takes effort. It doesn't happen all the time. It doesn't happen with all of everybody because that journey लोग बीच में छोड़ देते हैं. डाटा पढ़ा, वो कहते हैं बस देख लिया ना, समझ आ गया, डेरिवेटिव तक जाते ही नहीं. बिल्कुल सर. कुछ डेरिवेटिव पे छोड़ देते हैं. इसका मतलब क्या निकला? वहाँ नहीं पहुँचते, इन्फ्रेंस में नहीं जाएंगे. तो उसके आगे की जो जर्नी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, वो तो फिर प्रोहिबिट कर लेते हैं लोग बहुत सारे. माई पॉइंट ऑफ व्यू इज, जैसे ये जर्नी है, डाटा, डेरिवेटिव, इन्फ्रेंस, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन अगेन डाटा, ओके. again derivative, and so this is a cycle. And I think even the life we live like this only. आपने सोचा, कुछ सोचा, मतलब बड़ी हल्की छोटी एग्जांपल, बहुत टेंशन हो गई तो आपका डाइजेशन ही खराब हो गया. बिल्कुल. डाइजेशन खराब हुआ, आपको टेंशन हो गई, आपको नींद भी नहीं आई है, तो शुरुआत हो गई एक. इट्स अ विशियस साइकिल में एंट्री हो गई. हाँ, तो टेंशन से डाइजेशन खराब, डाइजेशन से फिर टेंशन खराब, नींद खराब, तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, फिर इन्फेक्शन जल्दी हो गया, इन्फेक्शन हुआ तो कुछ और हो गया. मींस डाटा डेरिवेटिव, एक से चीज़ बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्स होती जाती है. उसको कॉम्प्रीहेंड जब करते हैं तो हम सिर्फ उतना ही देखते हैं, पीछे का थोड़ा सा पार्ट. पर अगर हम पूरा पीछे चले जाएं तो वी आर एबल टू हैव फुल ट्रेल, पीछे की यानी वन आगे की. बिल्कुल सर. इससे जो आपकी थॉट वाली बात है वो भी डराइव हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सप्लेन हो रही है कि जैसे हमने कोई स्ट्रेस ले लिया तो डेफिनेटली दिस थॉट can release some hormones that can increase your blood pressure, that can increase your heart rate, that can affect your whole system, that can affect your GIT, that can affect your psychological thought process, your brain function, everything, your behavior, your psychological behavior, your critical thinking. That stress can kill all of your homeostasis. Yeah. तो दिस इज जस्ट अ थॉट सर कि आपने बोला कि स्ट्रेस हो गया और इतना सब कुछ हो गया बॉडी में, तो व्हाई नॉट दिस थॉट कैन चेंज योर डीएनए इन अ लॉन्ग रन अल्टीमेटली. Ultimately you can change your DNA. And there can तो be पॉसिबिलिटीज आर सर बियॉन्ड आवर थिंकिंग, सो वी कैन नॉट जस्ट से कि यस दिस इज द साइंस एंड दिस हैपेंस लाइक दिस. इट इज नॉट लाइक दैट. द पॉसिबिलिटीज आर लाइक बियॉन्ड आवर थॉट. yeah. That you said that can also be possible. Might be we are not able to make the understanding right now, but it might be possible. मतलब as a doctor, how you feel about it? I like to know about it. I think जो एक ह्यूमन बॉडी है, इससे मोस्ट टफ डेरिवेटिव एंड अमलगमेशन ऑफ ऑल इंजीनियरिंग्स, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ये सारे इंजीनियरिंग इम्प्लाइड है ना हमारी बॉडी में. डेफिनेटली सर. केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो आपने बताया, हार्मोन, कोएंजाइम एंड ऑल दिस थिंग, मैकेनिकल फंक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन, तो ये सारी चीज़ें इम्प्लाइड. सारी चीज़ें इतनी जब इंजीनियरिंग
सारी इम्प्लाइड है और एक ह्यूमन बॉडी बनी। इस ह्यूमन बॉडी के अंदर फिर जो अंदर उसके अंदर है वो अपने में भी बहुत बड़ा है। नो, द सेल, द मसल्स, द फाइन veins, arteries, मतलब those numbers are living with me. I keep on talking about it to self and to everyone. ये अगर 37 ट्रिलियन आपके अंदर सेल्स हैं, 38 ट्रिलियन आपके अंदर बैक्टीरियाज हैं, तो 75 ट्रिलियन आपके अंदर लिविंग एंटिटीज है। You yourself is a entire ecosystem. यू आर ए यूनिवर्स, रादर 9000 यूनिवर्स कंबाइन करके तुम एक हो। तो इतना सब कुछ तुम्हारे अंदर है और इतना सब कुछ तुम बने हुए हो। तो व्हेन यू आर डीलिंग विथ सच ए कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर एंड सो वास्ट एंड सो डायनेमिक, So vast and so dynamic. तो लाइन ऑफ मैनेजमेंट with regard to the condition and the disease, I mean how do you, ये सब चीज़ें मैं तो सोचता हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। आप इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालो। हाउ डू यू व्यू इट एज ए डॉक्टर? ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सर हमेशा अपने दिमाग में वैसे रखना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग वी आर प्रैक्टिसिंग इज़ एविडेंस बेस्ड। भाई हमने 100 लोगों का एक सैंपल लिया फॉर एग्जांपल, उनको ये बीमारी थी, एक्स बीमारी थी जिसमें हमने वाई दवाई दी और उसमें 80% लोगों को आराम लग गया। दिस इज़ ऑल एविडेंस बेस्ड। बट द पॉसिबिलिटीज़ आर सर बियॉन्ड दैट, कि जैसे आपने बताया कि वी ईच एंड एवरी सेल इज़ इंटरलिंक्ड and each and every process ongoing in our body is affecting our health, our disease, our thought process, and vice versa also. So the possibilities are very huge कि ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन सी बेटर एडवांसमेंट कर सकते हैं, क्या थॉट प्रोसेस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा भी अपन कोई चीज़ डाल सकते हैं जिससे वेलनेस को या हेल्थ केयर को ज़्यादा हम लोग बूस्ट कर सकें। तो मतलब इस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सप्रेस करने का मेरा जो एक पर्पस ये है कि अगर हम इसको कॉम्प्रीहेंड करते हैं तो इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स मशीनरी को हैंडल करने के लिए अगर हम इसके इनिशिएटिव बहुत छोटे टाइम पे करना शुरू करते हैं, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ इटसेल्फ, ओके, तो मीन्स सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो, कि मीन्स गोइंग बियॉन्ड। अगर बच्चे को भी कि अगर आप छोटा, वो तो सब कुछ मान लेता है, और शुरू से अगर एट द अर्लीस्ट पॉसिबल हिज एजुकेशन एंड हिज अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट्स so that he becomes a more robust, more tough machine, which does not get very easily broken or deflected or landing into problem with small jerks here and small there. jerks, ups and downs in life. हाँ, तो जो प्रिवेंशन वाला काम है, शुरू अगर हम कर दें एट द अर्लीस्ट पॉसिबल एज, उसके प्रिवेंशन के करेक्टिव, लाइक अगर आपने योगा करना है या थोड़ी सी एक्सरसाइज करानी है या कुछ कराना है, उसको कहना कि अच्छा चलो तुम 2 घंटे खड़े हो जाओ या 2 घंटे तुम अपने कान खींचो, मतलब वट एवर, वेयर एवर यू थिंक इज लिम्स आर, वेदर इट्स एक्यूप्रेशर और you don't have to name it, this is acupressure and acupuncture or things like this, but in case those correctives are built up in the life and style of the person, Definitely sir. so I think we will be able to change the generation. बिल्कुल सर, आई एम गेटिंग। जैसे आप जो बोल रहे हैं, जैसे घरों में बोला जाता है कि आपके जो संस्कार हैं आपके घर से आ रहे हैं, वो संस्कार को अगर आप साइंटिफिकली कोरिलेट करो तो वही चीज़ है जो शुरू से उस बच्चे को हैबिट्स दिखाई जा रही हैं। कि घर में पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, थॉट प्रोसेस क्या है, किन लोगों से मिलते हैं, तो ये सब चीज़ों पे शुरू से ही काम होता है सर। जैसे आप बता रहे हो कि उसको हम शुरू से ही उसको इस तरह से हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं
कि उसको हेल्थ न्यूट्रिशन पे हमेशा से ध्यान देना है, वेलनेस पे ध्यान देना है। तो डेफिनेटली सर कि शुरू से ही हम जब बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, नॉट ट्रीटमेंट, उसकी हैबिट्स ही हम ऐसी बना रहे हैं कि आगे चल के वो गुड हैबिट्स को ही डेवलप करें। तो उसको हम फिजिकली, मॉरली, साइकोलॉजिकली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो डेफिनेटली इट विल itself reduce the disease burden and the morbidity. देखो हम हर एक डिसएडवांटेज को, हर एक प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें। बिल्कुल सर। Now I'm saying this to you because you are technologically savvy and you understand and you have made use of it. तो what I'm saying is, बहुत सारे लोग बहुत देखते हैं आजकल मोबाइल फ़ोन। अगर उस मोबाइल फ़ोन में आपने ये करेक्टिव्स जो प्रिवेंशन के प्रिवेंशन है। छोटे बच्चे की उम्र तक के लिए डाल दिए, तो मेरे ख्याल यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द जनरेशंस। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मेक इट इंटरेस्टिंग। भाई अगर आपने वॉच पहनी और कितने स्टेप चले अगर रिकॉर्ड हो जाते हैं, शाम को पता लग जाता है ना क्या किया आपने। अगर उसी तरह से वो जो विजुअलाइजेशन है उसका स्क्रीन का, उसके अंदर अगर इस तरह के पॉजिटिव आपने असर्शन डाले एंड उसका व्यूइंग टाइम रिकॉर्ड कर लिया, तो आपको पता है कि इसका बिलीफ कितना है और इंटेंट के साथ वॉच क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। तो मेरे ख्याल यू आर एबल टू, अगर यू हैव टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग so that he wants to view it. He is not forced to, but he wants to. तो उसकी जो एक इंक्लिनेशन है जो एक बहुत नेचुरल है डाइवर्शन से, तो उसको आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके यू ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म, राइट, फॉर प्रिवेंशन, राइट फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस। मतलब हम सोच बदलने की कोशिश करें, एक्ट्स बदलने की कोशिश करें, लाइफ का स्टाइल बदलने की कोशिश करें, इवन उसकी डाइट बदलने की कोशिश करें, ऑल थ्रू एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब एक बार मैं बीमार हो गया, आ गया आपके पास, अब आप मुझे बोलो कि अमरूद की जगह गोली खा लो तो ठीक है यार। बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज इन केस यू हैव लॉन्ग टाइम, कि भाई 3 साल का है, 4 साल का है, तो बहुत टाइम है। तो धीरे 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 those reforms, those preventions are built up in his day-to-day living. खाना पीना, रहना, सोचना, सब चीज़ें। So as you dare to took initiative which you did, I would like that आपको ऐसी सोच रखनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सर। and we have so many startups, and all startups, in case some startups they gather up and create startup like this. That can bring changes in the upcoming generations. हाँ, तो I want my children to be happy and healthy in times to come. If that is what I want, तो मैं आपका सोशल मीडिया से परचेज कर लूँगा सॉफ्टवेयर कि अच्छा मैं बिल्कुल सर। 10 साल के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नाउ यू विल रिफॉर्म माई चाइल्ड, इस तरह से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, अगर आपने सोच लिया तो हो ही सकता है। हाँ, अब मेरे सोचने से नहीं होगा, ये आपके सोचने से। अगर एज अ टीम सर सब लोग मिलके सोचे तो डेफिनेटली हो सकता है कि अपन एक स्ट्रक्चर ऐसा रिफॉर्मेशन प्रोग्राम बना लें जिसमें हम शुरू से ही पेरेंट्स को और फैमिलीज को ये सिखाएं, जब तक बच्चा खुद अपना होश नहीं संभालता है तो आपको उसको कैसे हर चीज़ में एज के वाइज पर्टिकुलरली कैसे ट्रेनिंग देना है फॉर इट्स वेलनेस, प्रेजेंट कंडीशन अच्छी रहे और फ्यूचर के लिए भी वो बेटर रहे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन। Another understanding which I'm sharing it with you, as we say, जो हमने अभी तक बात की कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई गुल्ली डंडा नहीं चल रहा, इट्स ए गेम ऑफ बिलियर्ड्स, डेफिनेटली इट्स ए चेस गेम विच गोज ऑन, कि मैं ये मूव करूँगा तो आपका ये वाली बॉल को हिट करेगा, जो इस बॉल को हिट करेगा, जो फिर इसको अंदर डालेगा। ऐसे ही सोचते हैं ना बिलियर्ड में या चेस में। तो उसी सोच के साथ, उसी थॉट के साथ मैं एक बात को जो समझ पा रहा हूँ कि आपका जो स्किन के अंदर भी
प्रॉब्लम्स आती हैं वो तुम्हारे सिस्टम की प्रॉब्लम के अंदर है। डेफिनेटली सर। मतलब अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया या तुम्हारा टॉक्सिसिटी बढ़ गई बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वट एवर यू कॉल इट, किसी भी कारण से, उन सब को मतलब बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन, ब्रॉडली तो हमने 2 3 4 बात कर ली कि टॉक्सिसिटी बढ़ गई, यूरिया बढ़ गया, थिंग्स लाइक दैट, बट अल्टीमेटली व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द स्किन, द डायग्नोसिस ऑफ व्हाट इज विद इन कैन बी मेड फ्रॉम द स्किन डायग्नोस्टिक्स ऑल्सो। बिल्कुल सर। कई बार ऑटोइम्यून डिजीज है सर। हाँ। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपकी बॉडी ही आपके सेल्स पे अटैक कर रही है एंटीबॉडीज बना के। तो कई बार उसको समझाना ऐसा हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामने वाले को लगता है कि यार स्किन में प्रॉब्लम है, स्किन की बीमारी है तो स्किन में ही कोई दिक्कत होगी, बट हो सकता है कि ऑटोइम्यून लेवल पे कोई चीज़ चल रही हो, कि बॉडी में जीआईटी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका एक प्रेजेंटेशन आपको स्किन में भी देखने को मिल रहा है। जैसे किसी का जीआईटी खराब है तो डेफिनेटली उसकी स्किन भी खराब रहेगी। अगर आपकी बॉडी ठीक नहीं है तो आपका सोल भी ठीक से काम नहीं करेगा, आपका माइंड भी ठीक से काम नहीं करेगा। ऐसे ही ये सर समझाना कई बार मुश्किल हो जाता है कि स्किन की प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट रिलेटेड टू द स्किन। हो सकता है आपको मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर हो, अंदर की कोई प्रॉब्लम है जो कि जिसका एक प्रेजेंटेशन आपकी स्किन में भी आ रहा है। हो सकता है कि एलर्जी आपकी बॉडी में अंदर हुई है, कोई आपने ऐसी चीज़ खा ली जिसकी वजह से आपके अंदर मास सेल्स बनने लगे, ऐसी एंटीबॉडीज़ बनने लगी जिसकी वजह से आपको रैश हो गया, तो आप सोचोगे भाई ये तो स्किन प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली में वो आपकी एलर्जी की वजह से हो रहा है। सो ब्रॉड टर्मिनोलॉजीज में रैश हो या एक्जिमा हो या अनस्किन टोन हो या फाइन ईचिंग हो या इन्फ्लेमेशन हो, तो ये तो बड़ी ब्रॉड क्लासिफिकेशन होगी ना। यस सर। तो इसकी जो मिन्यूटनेस है जो डायग्नोस्टिक्स के अंदर वुड बी मोर मीनिंगफुल। तो शुड diagnosis in times to come happen through what is happening on the skin? Can it be one of the prime factors? जैसे भी ब्लड और यूरिया लेते हैं, यूरिन लेते हैं तो उससे चेक करते हैं, आने वाले टाइम में स्किन का भी pH, हाइड्रेशन, ऑयल कंटेंट, could it be resulting into diagnosis? Yes sir, it is, all the things are interrelated. Might be some underlying systemic diseases presenting on the skin, can change the pH of the skin, can change the texture of the skin, so the vice versa can also happen definitely sir. तो जैसे मतलब एक्जिमा तो हमने बहुत ब्रॉड टर्म बोल दिया, पर अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू रखते हैं तो उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो यू कम टू नो कि ये किस कारण से आया फ्रॉम विद इन, बट इट इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट हैपेंड विद इन विच इज अपीयरिंग ऑन द स्किन। यस सर। तो मेरे ख्याल लाइन ऑफ मैनेजमेंट एंड लाइन ऑफ थोड़ा डायग्नोसिस, लाइन ऑफ मैनेजमेंट सर थोड़ा भी चेंज हो जाए तो भी वो इम्पैक्ट उसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। जैसे सर आप एक्जिमा की बात करी, तो एक्जिमा इज जस्ट एक तरह से कॉमन लैंग्वेज में खुजली हो गई, खुजली है एक्जिमा तो, पर उसका अंडरलाइन कॉज कुछ भी हो सकता है। बच्चे को मान लो माइट एलर्जी हो गई, स्केबीज हो गया, किसी को सोरियासिस है, किसी को डर्मेटाइटिस है, किसी को कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, किसी को सिंपल एलर्जिक डर्मेटाइटिस है किसी मेटल की वजह से। हाँ, ये तो मतलब टॉप लेयर सिम्टम्स हैं, पर आई एम टॉकिंग ऑफ अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉज, यस सर। मतलब विच कुड बी कि फाइन तुम्हारा सेरोटोनिन ज़्यादा रिलीज हो गया या डोपामिन के और ये मैनिफेस्टेशन और इफेक्ट ये हैं, तो लाइकवाइज मींस इट्स ऑल्सो एविडेंस बेस्ड सर। जस्ट लाइक जैसे लिवर के पेशेंट्स में अगर लिवर फेलियर में जाने लगता है और आपके बॉडी का बिलिरुबिन बढ़ रहा है, जो अपना येलो पिगमेंट है, बिलिरुबिन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से भी लिवर पेशेंट्स में प्रोराइटिस होने लगता है, स्किन में खुजली होने लगती है, जबकि स्किन में देयर इज नो प्रॉब्लम। क्या वो तो आपका बिलिरुबिन लेवल ब्लड में बढ़ रहा है, समहाउ दैट इज कॉजिंग इरिटेशन इन द स्किन एंड इचिंग एवरीवेयर। तो यू आर करेक्ट सर इन दैट वे। हाँ, मतलब I feel consoled when you say that I'm thinking right, but what I'm thinking is these could be areas of very high investigation in times to come. यस सर। And इसी का एक small जो
अंडरस्टैंडिंग है, मतलब वट एवर वी अप्लाई ऑन स्किन, नो देर इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट विच हैपन्स विद इन द सिस्टम, बिकॉज आपने क्या लगाया, किस लिए लगाया। अगर आपने सनस्क्रीन लगाया तो स्क्रीन लगाई है आपने, तो उसका पार्टिकल साइज इतना होना चाहिए, पेनिट्रेट तो नहीं कर रहा। पेनिट्रेट तो नहीं कर रहा, अदरवाइज इट विल गेट एब्जॉर्ब्ड इन द स्किन। अगर अब्जॉर्ब होगा तो एक अलग बात है। तो जिस लिए बनाया है वो वही कर रहा है, वही या कर कुछ रहा है। और कर रहा है। एंड अगर आपने मॉइस्चराइजर लगाया या आपने ऑयल लगाया तो इट हैज, यू वांट इट शुड पेनिट्रेट इनटू द स्किन, किस लेयर तक। किस लेयर तक। तो मेरे ख्याल जिस कॉशन और जिस कैपेबिलिटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेडिसन बनती है, मेरे ख्याल उसी कैपेबिलिटी और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉस्मेटिक भी बनने चाहिए। डेफिनेटली सर। क्योंकि अंदर का जो कारण है अगर वो स्किन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, तो स्किन का जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, फूड दे रहे हो स्किन को, that can also go in the reverse direction also. दैट कैन गो, मतलब अंदर से बाहर प्रेजेंटेशन आ सकता है, तो बाहर की चीज़ अंदर जाके भी कुछ प्रेजेंटेशन शो कर सकती है। कर सकती है। एंड डेफिनेटली सर, जिस चीज़ के लिए अगर आपको स्क्रीन लगाना है तो दैट शुड बी अ स्क्रीन ओनली, दैट शुड नॉट पेनिट्रेट इन द स्किन एंड क्रिएट अनवांटेड इफेक्ट्स। हाँ, ये तो बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गई। मतलब एक चीज़ जो लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो, उसकी ऑयल लगाते हो, उसका पीएच क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, पार्टिकल साइज क्या पार्टिकल है। साइज क्या है। मतलब देयर इज a lot of science which is required to be incorporated even on something which you are applying, and even through application there could be a management of system के अंदर का जो प्रॉब्लम है, मतलब सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स कुड बी डेल्ट थ्रू स्किन डर्मिस मैनेज पेनिट्रेशन से, और उसके थ्रू पेनिट्रेशन के थ्रू। यस सर। एक और वाइल्ड थॉट शेयर कर लेता हूँ आपसे। श्योर सर, श्योर। अगर डॉक्टर, मतलब आप बाकी सब कुछ तो समझते हो, एनाटॉमी तो सब कुछ समझते हो, ये सब कुछ करते हो, पर अगर आप बॉडी को एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट समझ लो, तो आपका जो लाइन ऑफ मैनेजमेंट में उसमें कुछ और बदलाव आ सकता है। लाइक अगर आपने मैथमेटिक्स में पीएचडी की, तो वो कैपेबिलिटी आपको फिजिक्स में भी काम करती है, केमिस्ट्री में भी काम करती है। सो व्हाट आई एम अटेम्प्टिंग टू कन्वे इज कि with artificial intelligence, when you have a good backup, somebody who can do, is an assistant to you, who can do things faster for you, can have more deeper finds and faster finds. So बॉडी को एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट समझकर उसके डायनामिज्म को अकाउंट करके उसके पैरामीटर ऑफ इवैल्यूएशन निकाल के, डेफिनेटली सर, अब 10 मिनट में उसकी डायग्नोसिस निकाल लो। तो जो कुछ कर रहे हैं अभी वो करते रहें, और उसके आगे भी बहुत कुछ आगे भी करें, बहुत कुछ है। तो आई थिंक diagnosis would become more clearer, sharper, And the and in understanding shorter time it would in be shorter time, and the understanding towards the disease will also improve. yeah. So we can, जब हमारे पास कैपेबिलिटी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो हम इसको इंजीनियरिंग प्रोडक्ट समझकर वी कैन डू मोर इन साइंस ऑल्सो। सर आप कुछ बताइए अपने बारे में, ओह लाइक फॉर वेलनेस व्हाट डू यू डू? हाँ, पर्सनली यस सर। personally, but I'll very truthfully admit to you, जी सर। when I started just too small. When you start just too small, तो even you become 3 times bigger, 2 का 3 times 6 ही तो होता है, और 1000 का 3 times 2 गुना भी 2000 हो जाता है। I started to simple. There was a great fight, great work, great pressure. So naturally, I didn't care for my health in initial years, and fine, had big problems, and even in those times, it was slightly unimaginable. So I had triple bypass at the age of 46.
Oh my God. after 2-3 attacks also. Okay. So the initial damage to my machinery I did. Lack of knowledge, lack of understanding and pressure of things. Pressure of things. जो मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझता हूँ अपने आप को, उसके बेसिस के ऊपर आई थिंक आई प्रोवाइड ए नीडेड केयर. आई नो कि लाइफ एंड स्टाइल, इवन ब्रीदिंग मैटर्स, व्हाट यू ईट, हाउ यू ईट, what you think, how long you think, when you don't sleep, how does it matter? Now those things I care for. Yes, sir. So I would like to tell to everyone, you don't have to pay the price of getting that fracturing of system and getting into traumatic problem and thereafter taking up the corrective. You don't have to do that. You have to carry out the preventions. Preventions. आई कैन गिव एक्सक्यूज टू माई सेल्फ कि मुझको तो बहुत कुछ करना था ना, इसलिए हो गया. मैं बहुत एम्बिशियस था और इस चक्कर में मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाया. बट योर मैसेज इज टू लाइक इस चीज़ पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है. हाँ, मैं अभी जैसे आपको ये बोल रहा हूँ. यस सर. कि हम बच्चों से प्रिवेंशन के लिए काम करना शुरू करें एट वेरी यंग एज, ताकि करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े. डैमेज तक के लिए वेट ना करें. शुरू से ही हम कोशिश करें कि उसको हम एक प्रिवेंटिव थेरेपी दे सकें. So I'm a clear example of big damage done at younger age, and which was my own doing. I made a very honest admittance. So I did wrong to self. Wrong happened to me. But मेरे ख्याल मेरा एक्सपीरियंस और मेरी एक मॉरल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैंने अच्छा किया, अच्छा अचीव किया, दैट आई शुड शेयर. डेफिनेटली सर. जो मैंने गलत किया और गलत हुआ वो भी मुझे बताना चाहिए. So as to we can prevent that, and our audience and our future generations can take care of it and prevent. So what everybody comes to know that what I did was right. ये आपको भी करना चाहिए. जो मैंने गलत किया चाहिए वो भी सीखना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए. ये नहीं करना है. डॉक्टर साहब, डे टू डे इंटरेक्शन में आपको कौन से मिथ्स हैं जो बहुत प्रोनाउंस्ड हैं और जिनको दे मस्ट बी नॉक्ड ऑफ, दे मस्ट बी ब्रोकन? आप मिथ्स और सॉल्यूशन दोनों बताएं, क्या होना चाहिए? सर बहुत सारे बहुत कॉमन मिथ्स हैं. जैसा एक तो है कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाएंगी. इट्स अ वेरी ग्रेट मिथ कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाएंगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. काजल लगाने से आंखें बड़ी नहीं होंगी. इनफैक्ट आपके बच्चे को इन्फेक्शन कर सकती है. हो सकता है कि हर बार आपने हैंड वॉश इतने अच्छे से ना किया हो. ये भी पॉसिबल है कि 1000 में से किसी एक बच्चे को हो सकता है. बट यू डोंट नो कि वो 1000 में से एक बच्चा कौन है. आप अपने बच्चे के लिए 0.001% रिस्क भी क्यों लें. तो एक मिथ तो सर ये है. दूसरा मिथ है कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग रिलेटेड मिथ कि 6 मंथ के बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चे को, उसमें कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाते हैं कि ये खिलाऊं, बनाना खिला दिया तो शीत हो जाएगी, मदर ने बनाना खा लिया तो ठंड बैठ जाएगी, बच्चे को निमोनिया हो गया क्योंकि मदर ने केला खा लिया था. सो दैट इज़ ऑल्सो मिथ. ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड एक मिथ और सर, जो सारे ही सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और सारे ही हमारे इंडिया के रिलीजन बेस्ड में सभी के अंदर ये चीज़ है कि बच्चे का सर मुंडवा देंगे, हेड शेविंग करा देंगे तो बाल अगले जो आएंगे वो बहुत घने आएंगे और बहुत लंबे आएंगे. इट इज़ ऑल्सो मिथ सर. इनफैक्ट जब तक बच्चे का आगे का जो अपना सर में एक आगे का फॉन्टेनेल होता है जहाँ पे हड्डी नहीं बनी होती है, तो वो एंटीरियर फॉन्टेनेल से सीधे इन्फेक्शन ब्रेन के अंदर जा सकता है. और कई बार ऐसे पोस्ट हेड शेविंग बच्चे हमारे पास आते हैं और जो सीजर्स मतलब कि फिट्स, झटके, मिर्गी के दौरे के साथ हमारे पास आते हैं. तो कई बार वो जो उस तरह रहता है, कई बार वो हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहता है जो ब्लेड या ट्रिमर यूज़ किया है, तो दैट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट. और बाल तो सर जैसे आने हैं वो जेनेटिक मेकअप से डिसाइड करते हैं. आपके फादर के बाल कैसे हैं, मदर के कैसे हैं, फिर जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उसी से बच्चे के बाल डिसाइड होते हैं. फर्दर न्यूट्रिशन कैसा है, ना कि हेड शेविंग करवाने से बाल अच्छे तो बिल्कुल नहीं होते हैं. दैट इज़ अ मिथ. वेरी गुड. यस, एक मैंने मतलब क्लिनिक में बैठे बैठे देखा है, जितनी मदर आती हैं वो सब कहती है ये बस बहुत दुबला है, खाना ही नहीं खाता. डू यू ऑल्सो अग्री दैट इस तरह की प्रॉब्लम
मदर्स नॉर्मली बोलती हैं बच्चों के लिए खाना ही नहीं बिल्कुल खाता। सर, हर मदर की ये प्रॉब्लम तो डेफिनेट होती है कि बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है और बच्चा मेरा खाना नहीं खाता है। इस पे सर मैं ये बोलता हूँ कि बच्चे को अगर आप कहीं इंडिपेंडेंटली छोड़ दोगे तो क्या वो सरवाइव कर लेगा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं उनको पहले तो थोड़ा सा कम स्ट्रिक्टली समझाता हूँ कि आप ये तो बिल्कुल मत बोलिए कि आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है। आप ये बोलिए सर मैं इसको नहीं खिला पा रही हूँ खाना। आप खिला पाओगे, आपको तरीका ढूंढना होगा कैसे उसको खाना खिलाना है। एक चीज़ सर ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा और अपनी ऑडियंस को भी एड्रेस करना चाहूँगा ये चीज़ कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है 6 मंथ्स तक जितना ज़रूरी है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रखें, उतना ही ज़रूरी है कि 6 मंथ्स के बाद हम वीनिंग स्टार्ट कर दें। वीनिंग का मतलब ये नहीं कि आप एब्रप्टली बच्चे को फीड करना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर दें। बजाय इसके कि बच्चे का जो आपको फीडिंग है वो धीरे धीरे कम करना है और अदर फूड कॉम्प्लीमेंट्री फूड आइटम्स मैश करके, जिससे बच्चा उसको मिनिमली चबाकर गुटक सके, मैश्ड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में। ऐसे 6 मंथ्स के बाद आपको इंट्रोड्यूस करना चाहिए और बच्चे को छोड़ देना चाहिए कि वो उस फूड को कैसे खा रहा है। लेट द बेबी एंजॉय द फूड। वो अपने कपड़ों पे लगा रहा है, उसे स्पून से खाना है या वो अपने हाथों से खाना चाह रहा है, क्योंकि बच्चा समझना चाह रहा है उसका टेस्ट कैसा है। वो उसके साथ अपनी एक हार्मनी डेवलप करेगा और फिर उसको पता चलेगा कि कौन सा फूड आइटम उसको अच्छा लग रहा है। देन आप उसको चेक कर सकते हैं वो डाइजेस्ट कैसा हो रहा है, स्टूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे का स्टमक एक तो नहीं है, उसको खाने के बाद कोई एलर्जी तो नहीं है, रैश तो नहीं है, बच्चा इरिटेबल तो नहीं हो जा रहा है, और उसके बाद उसका जो स्टूल कलर है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, फॉर्म्ड स्टूल्स हैं या लूज स्टूल्स हो गए। ऐसे करके आप धीरे धीरे 6 मंथ के बाद एक एक फूड आइटम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बच्चे को और उस पर रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा फूड आइटम बच्चा इजीली डाइजेस्ट कर रहा है। और अर्ली इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चे को जो भी फूड आइटम, तो उससे लेटर ऑन लाइफ में एलर्जी होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो एक सर ये फीडिंग का बड़ा इशू रहता है कि मेरा बच्चा खाता नहीं है। उसमें मैं यही बोलता हूँ कि आप नहीं खिला पा रहे हो, दैट मीन्स कि बच्चे को आपने फीड ज़्यादा दे दिया तो ठीक है, उसमें कैलोरीज हैं, उसमें न्यूट्रिशन भी है, लेकिन बच्चा अब ग्रोइंग फेज में, उसको कुछ और चीज़ें भी चाहिए जो शायद मिल्क में नहीं है। दूसरी चीज़, कई बार मैं पूछता हूँ कि चलिए आप बताइए, मदर से या पेरेंट से पूछता हूँ कलेक्टिवली कि दिन भर का आप मुझे डाइट प्लान बताइए कि आप उसको क्या खिलाते हैं। मान लीजिए 9 मंथ्स का बेबी आया या 1 ईयर का बेबी आया, तो कई मदर लोग बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती हैं वीनिंग कराने में। जब बच्चा रोता है उसको ब्रेस्ट फीड करा देती हैं तो उसको कैलोरी मिल जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट सर हम लोग आलसी होते हैं, तो बच्चा भी वैसे ही होता है, वो बिल्कुल उसको चबाने की मेहनत, गुटकने की मेहनत, उसको ब्रेस्ट फीड मिल रहा है, पहले से प्रैक्टिस है, वो फीड ले लेता है, कैलोरी मिल गई, सेटाइटी आ गई, वो खाना ही नहीं खाएगा सर। और ऐसा कई दिनों तक, कई महीनों तक चलता रहता है, वेट गेन नहीं होता है बच्चों का। तो उसमें पेरेंट्स नीड टू बी स्ट्रिक्ट कि थोड़ा सा बच्चे को भूखा भी रहना पड़ेगा, तब उसको भूख लगेगी तो आप अदर फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप जब बच्चा रोता है 2 मिनट के लिए आप उसको ब्रेस्ट फीड करा देते हो, दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। आई वुड लाइक टू एड्रेस टू ईच एंड एवरी पेरेंट। वेरी गुड। तो इसका जो मैं मतलब निकाला, जी सर, बीइंग टू गुड इज बैड। एग्जैक्टली। हर चीज़ एक संतुलन में रहनी चाहिए। आप प्यार करो बच्चे से, पर इतना नहीं कि तुम्हारा प्यार ही उसके ऊपर लाइबिलिटी बन जाए। बिल्कुल सर, बाउंड्रीज मस्ट बी सेट। Must be। तो उसको थोड़ा सा अगर नहीं खाया तो मत खाने दो। 1-2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे भूखा रह जाएगा तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। पर सर जब ये चीज़ हम बोलते हैं ना तो उनको लगता है यार ये डॉक्टर तो बड़ा ही बहुत ही क्रूअल डॉक्टर है कि मेरे बच्चे को भूखा रखना चाहता है। ऐसे कैसे, मैं तो अपने बच्चे को 1 मिनट भी भूखा नहीं रहने दूंगी। हम लोग तो इतने सक्षम हो गए कि हम बच्चे को 1 मिनट भी भूखा नहीं रहने देंगे। बट दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। आपको बच्चे को फीड देना है, देन गिव अ पर्टिकुलर टाइम जिसमें थोड़ा उसको भूख का एहसास जागे, तब उसको आप वही फीड कराइए जो आप देना चाहते हो, ना कि बच्चा आपको कंट्रोल करे कि नहीं मैं चॉकलेट खाना चाहता हूँ, मैं चिप्स खाना चाहता हूँ। दैट विल बी वेरी ओकेशनल। ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्ट से उसको बिल्कुल ही वंचित रख दो कि नहीं चॉकलेट तो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। इतनी हार्ड पेरेंटिंग भी नहीं करना है और इतनी जेंटल पेरेंटिंग भी नहीं करना है कि बच्चा सर्वाइव ही ना कर पाए, उसको साइड इफेक्ट्स होने लगे कि वेट गेन नहीं हो रहा है। और पैकेज्ड फूड के ऊपर भी सर मैंने देखा है कि इवन जो गांव से भी पेशेंट आ रहा है वो बोलते हैं कि सर हम बच्चे को मैं नाम नहीं लूँगा पर मार्केट में ऐसे पाउडर्स आ रहे हैं कि ये दाल चावल से बना हुआ पाउडर है, ये आप खिला दीजिए। इंसान ऑर्गेनिक फूड की तरफ से अपने कंफर्ट के लिए ना उस चीज़ को
जो रेडीमेड फूड है वो खिलाना ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ना कि रॉ मटेरियल से घर पे खुद आप कुक करें। मतलब प्यार का मतलब ये नहीं कि आप घर बनाने के बजाय रेडीमेड लाओ जो सोचो कि ये ज़्यादा अच्छा है। उसमें ज़्यादा प्रिजर्वेटिव न्यूट्रिशन होगा, आपका अपना घर का खाना घर का है होना चाहिए। जो आप बनाते हैं। घर का खाना ये होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सर आप फ्रिज में रखोगे, रेफ्रिजरेट होगा। पर बाहर का खाना 2-2 महीने तक क्यों ख़राब नहीं हो रहा है? कुछ ना कुछ तो उसमें प्रिजर्वेटिव है। एब्सोल्युटली और ज़रूरी नहीं है सर हर चीज़ लेबल की जाए, कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती है हमें नहीं पता है, बच्चे को हार्म हो उससे। हाँ और कहीं ना कहीं दीज थिंग्स समटाइम्स कैन बी एडिक्टिव और समटाइम्स कैन बी सप्रेसिंग टू योर सैटिस्फैक्शन लेवल, कि आपको भूख ही नहीं लगेगी बच्चे को। जैसे चिप्स दे दिया बच्चे को, कोई भी फलाना चिप्स दे दिया, कोई भी ऐसा पैकेज्ड फ्राइड आइटम दे दिया। जब सर किसी कार्बोहाइड्रेट को अपन हाई टेम्परेचर पर, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं या डीप फ्राई करते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ एक रिएक्शन होती है ऑयल की, और एक्राइलामाइड नाम का एक प्रोडक्ट बनता है। दैट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर किड्स एज वेल एज अडल्ट ऑल्सो। एंड जो हाई सॉल्ट है, बच्चे की किडनीज आर नॉट मैच्योर इनफ टू टेक दीज हाई अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट्स। ओके So these preserved food should also be avoided. Once in a while it's okay, but आप daily basis पे ये beverages, ये high salted fried food, preserved food, high calorie, high sugar edibles, ये सब बच्चों को हमें avoid करना चाहिए। वेरी गुड। अभी आपने बात किया एडिक्शन का, नो? सो आई थिंक देर इज वन बिग चैलेंज, देर इज अ विजुअल एडिक्शन विच इज हैपनिंग विद द चिल्ड्रन। Definitely sir. बच्चा बोलता है कि खाना खाते समय मैं तब खाऊंगा जब मैं लगा दो मेरे को स्क्रीन, टीवी लगा दो या फाइन वट एवर। एंड आई सी वेरी स्मॉल चिल्ड्रन हैविंग टू मच ऑफ विजुअल एडिक्शन। Visual वो addiction. खाएंगे ही नहीं। तो मेरे ख्याल दिस कैन बी ए डेंजरस फिनोमिना विच कैन हैपन इन टाइम्स टू कम। तो मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने राइट इन द बिगनिंग आई सेड, डॉक्टर हैज़ वेरी हाई अमाउंट ऑफ क्रेडिबिलिटी। जो आप कहते हो ना उसको बहुत ध्यान से और वैल्यू किया जाता है। तो जो आपने ब्रेस्ट फीडिंग की बात की, ओवर लविंग इज़ बैड, विजुअल एडिक्शन शुड बी प्रिवेंटेड, ये सब आपको मेरे ख्याल अपने कंटेंट के अंदर क्रिएट करके यू शुड बिल्ड इट अप। Definitely sir. तो मेरे ख्याल इज गोइंग टू गिव ए गुड गेन टू द पेरेंट्स, क्योंकि आपके कहने पे इट मैटर्स हु इज सेइंग, व्हाट इज सेड इज लेस इंपॉर्टेंट, बट हु इज Who is सेइंग इज saying? मोर इंपॉर्टेंट। Definitely sir. एज ए डॉक्टर व्हेन यू आर सेइंग इट ओवर, चाहे आप उसका ऑडियो विजुअल बना लो और उनसे बोलो कि जो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ मैंने इसमें डाला है, देख लो। सर 2 साल की एज तक तो बिल्कुल 0 मिनट 0 आवर स्क्रीन टाइम होना चाहिए। द ओनली एक्सेप्शन इज दिस कि अपना कोई फैमिली मेम्बर है, वो कहीं दूर है, दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में है, तो आप थोड़ा सा वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हो। अदरवाइज 2 इयर्स तक तो बिल्कुल मैं कहता हूँ बिल्कुल बैन कर देना चाहिए, स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 होना चाहिए। उसके बाद जो थोड़ा थोड़ा स्क्रीन टाइम है 3 इयर्स की एज तक, 4 इयर्स की एज तक, 5 इयर्स तक, लाइक 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, जो भी स्क्रीन टाइम आप दे रहे हो दैट शुड बी चेक्ड कि बच्चा क्या देख रहा है, वो आप डिसाइड करोगे। बहुत ही चेंजिंग फ्रेम रेट्स, डिफरेंट कलर्स, ये बहुत ज़्यादा ब्रेन को, माइंड को स्टिमुलेट करते हैं और बच्चे को लर्निंग में हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि उसका कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज कर देता है। हम चाहते हैं कि एकाग्रता बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े, एक चीज़ पे बच्चा फोकस कर पाए, पर आप उसकी ब्रेन को स्क्रीन से ट्रेनिंग कैसे दे रहे हो कि जो भी स्क्रीन है उस पर पर सेकेंड कम से कम 3 से 4 फ्रेम चेंज हो रहे हैं, तो बच्चा उसको सीखने की जगह उससे एडिक्ट हो जाता है। आई थिंक ये सारी चीज़ें, इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट दीज थिंग्स अंडरस्टूड, एंड आई थिंक नो बडी कैन बी बेटर देन द डॉक्टर टू गेट देम अंडरस्टूड एंड गेट देम कंप्लाइड। आई थिंक इट वुड बी गुड सोशल रिफॉर्म। जो बच्चा सर स्क्रीन टाइम से एडिक्ट है, आप उसको कुछ भी खिला दीजिए वो खा लेगा डेफिनेटली, तो वो चीज़ भी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। खाना भी इस तरह से खाना चाहिए कि यू शुड chew it properly, you should feel the taste and you should give proper time like 20 to 30 minutes, at least 15 to 20 minutes आपको अपने फूड को देना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो डॉक्टर साहब जो भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे हम, जो हार्मोन्स सक्रीट होते हैं बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स, एंड दोज हार्मोन्स
मतलब whatever secretion happens because of your mind, it has directed, it has some effect somewhere. Yes, sir. Even screening of unacceptable content can generate unacceptable and very damaging hormones, and those secretion can affect even the digestion and ultimately can affect the health. क्योंकि basically less it matters what you eat, more it matters what you have digested out of it. And in case because of those hormonal secretions, अगर उसका digestion impact हो जाता है, तो I think that's a big concern. So you have very wisely said, but nobody is better than you to get it implemented. कि खाना खाते समय ऐसा करें जैसे as if you are sitting in a temple and you are praying it. खाना should not be a casual affair, and with screen time it should not be mixed up. I think yes. सर स्क्रीन टाइम एंड लैक ऑफ वैरायटी ऑफ फूड, मतलब स्क्रीन टाइम भी है और बच्चे को आप नया नया डिफरेंट फूड खिलाने से कई बार पेरेंट्स डरते हैं. जबकि अर्ली एज में हमको स्क्रीन टाइम को हटाइए और डिफरेंट फूड डिफरेंट तरीके से, और बच्चा जैसे खाना चाहता है उसको फैलाने दीजिए, पूरा खाना मैसी होने दीजिए. दैट इज़ द वे द चाइल्ड विल लर्न हाउ टू ईट. और एक चीज़ और सर जो आपने अभी बोली, वन मोर थिंग, जैसे सर आपने बोला कि कुछ ब्रेन से रिलेटेड हार्मोन्स भी रिलीज़ हो रहे हैं व्हेन यू आर सीइंग द स्क्रीन फॉर द लॉन्ग टाइम. तो सर सबको कोई ना कोई किक तो चाहिए, बच्चे को भी चाहिए. तो जब स्क्रीन को देख रहे हैं तो एक एडिक्शन बनता है जिसको हम बोलते हैं डोपामिन हार्मोन, दैट इज़ रिलेटेड फॉर एडिक्शन. वो अच्छी चीज़ से भी निकलेगा, बुरी चीज़ से भी निकलेगा. आप कोई नशा करोगे तो भी डोपामिन निकलेगा, वो आपको किक देगा, फील गुड कराएगा. आप कोई अच्छी चीज़ करोगे, जिम जाओगे, अपनी बॉडी को पुश करोगे, वो भी आपको डोपामिन का सिक्रीशन देगा, आपको जिम की एडिक्शन हो जाएगी. आप 1 महीने जिम कर लीजिए तो आपको उसको फिर आपको छोड़ने में कष्ट होगा. आपको लगेगा कि यू शुड कंटिन्यू इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जिम जाता हूँ. तो इट इज़ दैट ईजी कि स्क्रीन टाइम में भी वही चीज़ है. वो बच्चे को इमोशंस, वो फ्रेम रेट, वो स्टोरीज, उससे बच्चा सीख तो नहीं रहा है बट एडिक्ट हो रहा है. बजाय उसके हम उसको प्रैक्टिकली उसको उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में दिखा सकें कि प्लेग्राउंड दिखाने से अच्छा है प्लेग्राउंड में लेकर जाएं. एक चीज़ और पेरेंट्स को तो मैं समझाना चाहूँगा, एड्रेस करना चाहूँगा कि बच्चे को आपको टाइम देना बहुत ज़रूरी है. कुछ क्वेश्चंस जो बच्चे को पूछना चाहिए, जैसे जब बच्चा टॉकेटिव हो जाता है, आपकी बातें समझने लगे, तो बेड टाइम से पहले कोई स्टोरी सुनाइए, उसके साथ अपना इमोशनल कनेक्शन बनाइए, और एक क्वेश्चन ज़रूर बच्चे से पूछने की आदत डालिए. सिर्फ एक क्वेश्चन कि हाउ वाज योर डे, आपका दिन भर में क्या हुआ, किसी से लड़ाई हुई, कोई अच्छी चीज़ सीखी, किसी ने परेशान किया, आपने किसी की हेल्प की. वट एवर दीज मॉरलिटी गोइंग इन द लाइफ ऑफ द चाइल्ड, आपने क्या खाया, समथिंग यू हैव टू आस्क एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड कि हाउ वाज योर डे टू योर चाइल्ड. Good, very good. That will help you to understand your child better. I really appreciate, and I'm sure everybody would appreciate. This is advice beyond a doctor, and this is the attitude I think should be with everyone. तो डॉक्टर साहब एक दूसरा क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बहुत सारी पॉजिटिव बातें बताई, जैसे मिथ्स को हमें नॉक ऑफ करना चाहिए, देयर आर फ्यू बिलीव्स which should be built and very strongly built in the people. तो myths को replace करें beliefs के साथ. Now what are those beliefs and how they should be done? Some you have said, more in case you want to tell. Some beliefs that we should encourage. Yeah, we should build. कि ये बात मानो, क्योंकि इसका कारण भी बता दिया मैंने तुम्हें. जैसे आपने बताया डोपामिन रिलीज, तो तुम्हारे फीलिंग के हिसाब से रिलीज हुआ, तो इस कारण समझ में आता है लोगों को. तो उसी तरह से कुछ और पॉजिटिव बिलीव्स जो हमें बिल्डअप करने चाहिए एक सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए. एक पॉजिटिव बिल्ड सर, मैं पर्सनली भी एज अ डॉक्टर भी एंड पर्सनली भी मैं सोचता हूँ कि बच्चे को किसी एक फील्ड में, कई बार पेरेंट्स जब बच्चे की एज होने लगती है, बच्चा बड़ा होने लगता है, स्कूल एज में आ जाता है, तो उसको एक डायरेक्शन में पुश करने लगते हैं. कोई स्पोर्ट्स में पुश कर रहा है, कोई पढ़ाई में, कोई दिस, कोई दैट इज़ गुड. बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एवरीवन शुड बिलीव इज़ कि बच्चे को किसी ना किसी आप स्पोर्ट एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी में ज़रूर डालिए. दैट इज़ ऑल्सो विल इम्प्रूव द लॉन्ग आउटकम.
हो सकता है बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा हो, लेकिन वो सालों साल पढ़ाई में इतना अपने आप को बच्चे ने झोंक दिया है, इतना अपने आप को उस चीज़ में डेडिकेट कर दिया है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहा है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल थिंग कि आपको स्पोर्ट्स में भी नहीं डालना है, तो आपकी हेल्थ के लिए आपको उसको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी की आदत ज़रूर डालना है। आइदर इट मे बी रनिंग, इट मे बी साइकिलिंग, और इट मे बी अ स्पोर्ट एक्टिविटी। नाउ इसी की एक मैनिफेस्टेशन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। व्हेन आई एम सेइंग टू गुड इज़ ऑल्सो बैड। यस सर। कुछ मैंने देखा है वो बच्चों की इतनी एक्टिविटी डाल देते हैं कि सुबह उठा and right from the morning till he is absolutely off his legs, there is a high amount of activity and those are very mechanical activity. कि स्कूल से आएगा, ट्यूटर आ गया पढ़ने के लिए, ट्यूटर से हटा अब उसको फुटबॉल खेलना है, वो भी एक काम हो गया, फुटबॉल खेलना है, फिर उसको म्यूजिक की क्लास में जाना है, वो भी एक काम है। वो एक काम हो गया। तो इतना कुछ अच्छा मत दो कि वो अच्छा ही अपने में बुराई करने लगे इंसान को। डेफिनेटली सर। जैसे शुगर को भी ज़्यादा खाओगे, मिठास तो है उसमें, लेकिन सर डायबिटीज़ कर देती है। जस्ट लाइक दैट कि बच्चे को, जैसे आपने जो बताया कि स्कूल गया, स्कूल के बाद ट्यूटर आ गया, नहीं तो वो ट्यूशन चला गया, फिर कोई शेड्यूल्ड एक्टिविटी है, उससे बेटर है कि बच्चे को थोड़ा सा फ्री छोड़ा जाए। जिससे पैसिव फीडिंग से अच्छा है कि बच्चा एक्टिव लर्निंग पे बिलीव करे कि जो वो चाह रहा है, जिस तरह से करना चाह रहा है, क्या वो सही है या वो गलती करके उसको सीखे। तो थोड़ा सा बच्चे को हमको क्यूरियस रहने देना चाहिए, और जो उसकी इच्छा है उसको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। यस, यू शुड कीप अ वॉच कि बच्चा क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, बट यू शुड लेट देम फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू। Very good. The understanding that I get is instead of teaching, preaching all the time, create an environment where he possibly can learn. डेफिनेटली डेफिनेटली। Give him time. Give him an environment जहाँ वो खुद कुछ जो उसका करेक्टर है उसके बेसिस के ऊपर कुछ आर्ट बनाना चाहता है, म्यूजिक प्ले करना चाहता है, गाना गाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। डेफिनेटली सर। तो he learns, you learn about him and he learns how to learn. जस्ट बाय प्रीचिंग यू आर टेलिंग कि बेटा फ़ोन मत चलाओ, हाँ पढ़ाई करो, एंड ये चीज़ आप बोल रहे हो, खुद का फ़ोन स्क्रॉल करते हो, हाँ तो बच्चा जो चीज़ देख रहा है वो ज़्यादा समझेगा, और बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार पापा या मम्मी बोलते हैं ऐसा है और खुद ऐसा करते हैं, तो उसको लगेगा कि ये चीज़ें बोलने की होती हैं लेकिन करना यही है, तो बच्चा फ़ोन ही चलाएगा अल्टीमेटली। या देखो जो आप बच्चे से रिलेट कर रहे हैं ना, फैमिली में रिलेट कर रहे हैं, इवन दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेटली सर। इफ देयर इज ए मैनेजर, इट डजेंट मैटर कि उसने सिखाया क्या, बताया क्या, कि ये दीज आर द राइट थिंग्स, ये बताया कि खाना खाते समय नहीं देखना और खुद देख रहा है, अल्टीमेटली जो उसके सबॉर्डिनेट है वो वही करेगा जो बॉस कर रहा है। सो बॉस के लिए मतलब ही इज़ लाइक ए पेरेंट टू द चाइल्ड, he should be very careful that he should display a right character, right style, and instead of telling ये मत करो, जो अच्छा है, जो ठीक है वो खुद करे, it would happen. So start doing it and only then demand it. Parents should do it and then demand it. इसी तरह से बॉस should do it and then demand it. Whereas बच्चे से हम डिमांड करते हैं, खुद नहीं करते, एंड उसी तरह से सबॉर्डिनेट से हम डिमांड करते हैं, खुद नहीं करते। मतलब दिस इज अ मिसमैनेजमेंट व्हिच हैपेंस इन दिस यूनिवर्स। सर वन थिंग वी आर फीलिंग एज अ पेरेंट इन अ सोसाइटी इज दैट, एक चीज़ है सर जो प्राइसलेस भी है, बहुत कॉस्टली भी है और बहुत ही सस्ती भी है, जो हम बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, वो है टाइम। तो सर टाइम तो देना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बी अ गुड पेरेंट, एंड इफ़ यू वांट टू बी अ पेरेंट, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ये मैं नहीं बता सकता एज अ डॉक्टर, या कोई नहीं बता सकता कि आपको वो टाइम कैसे मैनेज करना है, दैट्स योर मैनेजमेंट, बट आपको टाइम देना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे से इंटरेक्ट करना है, बच्चे से इमोशनल बॉन्डिंग बनानी है, बच्चे को इस लेवल पे जाना है कि लाइफ में उसके आगे चल के कुछ भी होगा तो वो अपने दोस्त को बताने से पहले अपने पेरेंट को बताना ज़्यादा सही समझे, क्योंकि सबसे सही गाइडेंस पेरेंट्स ही दे पाएंगे। एटलीस्ट उसकी प्रॉब्लम का एक सही सॉल्यूशन ना दे पाए तो सही डायरेक्शन तो दे पाएंगे।
सो बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं एंड बाद में रियलाइज़ किए थे वो गलत किया मैंने, पर उस गलती को मान लेना जानने के बाद और एडमिट कर लेना, आई थिंक दैट्स बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड फेयर. यस मैंने वो गलती की. आई डिडंट गिव माई टाइम टू द चिल्ड्रन बिकॉज आई टोल्ड यू आई वॉज by the time they get up, I'm out of home. And when I come back home, they're sleeping. So very rarely, very less of time I could manage to give to my children. And abhi so much so, very truthfully. And I truly feel it. I say sorry to them. रियली सर. And they said, नहीं हमें तो महसूस नहीं है, पर मुझे पता लगता है कि yes, मैंने ये गलती की. I did not give that much of time, that feeling of affection. Now I find them very close and they really respect that point of view. But yes, अगर कुछ गलत करो तो ठीक करने का हाँ करेज रखो, करेज रखना चाहिए. admit. डेफिनेटली सर. And we all are humans. yeah, we are all human. इट इज़ नॉट ट्रू कि अगर आप पेरेंट हो तो आप हमेशा ही सही रहोगे. बिल्कुल बिल्कुल. एज अ पेरेंट हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, जिससे बच्चा भी समझ सके कि सही को सही समझ सके, गलत को गलत समझ सके. इट शुड नॉट बी बायस्ड. वेरी इंटरेस्टिंग. अब मैं एक बात और आपसे समझना चाहूँगा. जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, मतलब व्यूइंग की बात कर रहे हैं, नाउ जब आप डॉक्टर को एज ए डॉक्टर कुछ दवाई लिखते हैं, कुछ बताते हैं, या वो अपने सिम्टम के बेसिस के ऊपर, पेशेंट ऑल्सो स्टार्ट्स रिसर्चिंग अबाउट getting some education, Some some education. understanding, whether they get understanding or some misunderstanding, but they when come to you, they come partially educated and partially aware about the disease and the treatment also. हाँ, तो आपकी जॉब थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती? डेफिनेटली सर. सर किसी चीज़ को अपन ज़ीरो से, जैसे कागज़ पूरा खाली है, उस पर लिखना इजी रहेगा, पर उसमें बीच बीच में कुछ कुछ लिख दिया है, फिर उसको मिटा के फिर से डिलीट करके नया लिखने में ज़्यादा मेहनत हो जाती है. इट इज़ लाइक दैट. अगर आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी है, अवेयरनेस बढ़ानी है अपनी, तो यू शुड डू इट थॉरोली. पर जो अधूरा नॉलेज होता है सर, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि पैरासीटामोल तो देना है डॉक्टर साहब, ये तो मैं भी पढ़ के आया हूँ, पर उसको कितने डोज से देना है, कितने फीवर पे देना है, इतने फीवर पे आप केवल टेपे डिस्पेंसिंग करो, गीले कपड़े से हाथ पैर पोंछ दो बच्चे के. तो यहाँ पे कई बार डिबेट हो जाता है, नहीं सर इसको तो दवाई ये देना चाहिए. अच्छा. ऐसी एंटीबायोटिक सर उसमें तो लिखा था कि ये एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट है, तो मैं ये क्यों ना दे दूँ. फिर जबकि डॉक्टर स्टार्ट करेगा एम्पेरिकल ट्रीटमेंट की, पहले हम ये एंटीबायोटिक देंगे, फिर इससे आराम नहीं लगेगा तो हम हाई जाएंगे. लाइक ऐसा नहीं होता है कि जस्ट कोई प्रॉब्लम हुई तो इमीडिएटली रिलीफ मिल जाए. सही तरीका हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट लॉन्ग रन में सर वही काम आता है. Yeah. So the partial education which the parents seek from the net, वो that work as a obstacle for you to manage them. समटाइम्स एज अ ऑब्स्टेकल, समटाइम्स इट हेल्प्स ऑल्सो, क्योंकि जिसके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है उसको समझाना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है. हाँ. और थोड़ा हम टेक्निकलिटी में भी जा सकते हैं उसको समझाने के लिए. Good. बाकी जो जितना समझता है फिर उसको इजी लैंग्वेज में मॉडिफाई करके समझाते हैं. Nice. Nice. लेकिन सर वो कई बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स उस चीज़ को पढ़ लेते हैं या पेशेंट उस चीज़ को पढ़ लेता है, तो वो उस चीज़ के अदर को फाउंडिंग फैक्टर्स को नहीं देखता है. हाँ. वो सोच लेगा कि अगर एक्स देने से वाई ठीक हो जाता है तो बस यही है. उसके आसपास जो पूरी की ABCD है उस पर वो सोचता ही नहीं है. पर एज अ डॉक्टर क्या, बट एक डॉक्टर क्या सोच रहा होता है कि इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा कुछ, मैं इतना ही अमाउंट में दूं, कितनी रेट से दूं, अगर ये मेडिसिन ओरली भी दे रहा हूँ तो कितने डेज तक देना है, कब इसका फॉलोअप करना है, उससे और भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें सोचना पड़ता है सर. इस डायरेक्शन में कई बार पेशेंट या पेरेंट्स नहीं सोचते हैं, तो उनको समझाने में कई बार सर इट्स अ ऑब्स्टेकल. Obstacle, yeah. Now, as a doctor, I like to understand another. हम सब लोग परेशान होते हैं जब पोल्यूशन बढ़ जाता है, थोड़ी लाइफ टफ हो जाती है, इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, लोगों को खांसी आने लगती है. बट एज ए डॉक्टर, टेल मी how it is going to impact the society, the high pollution which is happening in the country and some of the states as on today.
So definitely it affects from the very early childhood only, because if we talk about the air quality index, right now it has been deteriorated in many metro cities in our country. Just if we talk about Delhi NCR or other regions of the other states of the country also, where air quality index has been gone beyond 300, which definitely affects the developing lungs of a child. It permanently affects alveoli. It will decrease the it will ultimately decrease the final size of your lungs and alveoli. So definitely in the long run it will affect the health. It is just one aspect if I talk about air quality. Other pollutants are also there. Adulteration, food adulteration is also kind of a pollutant. It's going on these days, and it's definitely affecting our society. Any remedial measure that you suggest as a doctor first? ट्राई टू बी एज ऑर्गेनिक एज पॉसिबल. फूड मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं वो कोशिश करें कि हम रॉ मटेरियल लाएं, उसी से अपना फूड कुक करें. बाहर के रेडीमेड प्रिजर्वेटिव फूड से अच्छा है कि हम घर पे ही उसका एक अल्टरनेटिव बना के बच्चे को खिला पाएँ. जैसे मैंने एक बहुत अच्छा इंसिडेंस देखा अपनी फैमिली के अंदर ही, कि एक बच्चे को एक माँ ने शुरू से ही ये सिखाया कि ये जो अंजीर की जो बर्फ़ी आती है, फिग ट्री का जो फिग प्लांट होता है, क्या बोलते हैं उसको, फिग ही बोलते हैं ना सर अंजीर को. तो उसकी भी बर्फ़ी आती है, ड्राई फ्रूट्स की भी बर्फ़ी आती है. तो उसकी मदर ने उस बच्चे को इन चीज़ों को ही शुरू से बता दिया कि दिस इज़ चॉकलेट, व्हेन यू वांट चॉकलेट दिस इज़ चॉकलेट. तो उसको पता ही नहीं है. अगर आप उसके सामने ये बर्फ़ी रख दोगे हेल्दी ड्राई फ्रूट्स की और चॉकलेट, और उसको बोलोगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो द बेबी विल वांट दैट ओनली. दैट आई हैव सीन प्रैक्टिकली इन माय फैमिली. तो इस तरह की सर जो कहना चाहिए, कंडीशनिंग बच्चों की हमें करना चाहिए. कि बच्चा तो वही जानेगा जो हम उसे सिखाना चाहते हैं. तो वो कंडीशनिंग होना चाहिए सर, जिससे कि और जो टेस्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं बच्चे का खाने को लेकर सर, उसमें भी हम शुरू से ही बच्चे की कंडीशनिंग ऐसी कर सकते हैं. उसके लिए हमें खुद भी चेंज होना पड़ेगा. बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा शुगर, सबसे पहले हमको खुद के घर में ही कम करनी पड़ेगी, तभी हम बेबी को भी कम दे पाएंगे. एंड जब उसकी बच्चे में ऐसी जब उसकी चाइल्डहुड में ऐसी हैबिट्स बनेंगी तो वो आगे फॉरवर्ड होंगी, और आगे चल के शायद लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, इन सबको बेटर तरीके से कोप कर पाए बच्चा. तो मैं अगेन एग्रेसिवली आई स्टिक टू वन पॉइंट, एंड अगर उसका कोई समाधान नहीं है तो भी मैं जानना चाहूँगा. भाई देखो, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आपने इम्यूनिटी बढ़ा दी, इन्फेक्शन हो गया तो एंटीबायोटिक दे दिए, कमजोरी आ गई तो बी कॉम्प्लेक्स दे दिए, इलेक्ट्रोलाइट कम हुए तो इलेक्ट्रोलाइट पिला दिए. पोल्यूशन जब एक बार आता है तो उसका क्या समाधान है? पोल्यूशन में जो बताया कि लंग्स इफेक्ट होते हैं, समाधान क्या है इसका एज ए डॉक्टर मेडिकल? वेरी ब्रॉड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड सर. उसमें हमको डेफिनेटली अगर आपने पूछा है कि सॉल्यूशन, प्रिवेंशन की बात अगर अपन छोड़ दें, पहली बात तो पोल्यूशन ही ना करो, सबसे बेस्ट प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट सब कुछ वही है. बट अगर इसके साइड इफेक्ट्स आते हैं सर, देन वी हैव टू फॉलो अप कि किस पर्टिकुलर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है. किसी का हार्ट इफेक्ट हो रहा है, किसी की लंग हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो सर फिर लाइकवाइज वी विल गो फिर दैट फॉर दैट ट्रीटमेंट ओनली. तो फिर ट्रीटमेंट ही होगा. हाँ, जैसे सर किसी को एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर होने की वजह से किसी की अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है, जैसे हम मेडिकल लैंग्वेज में एटोपी बोलते हैं, उसकी वजह से कई बच्चों को अस्थमा डेवलप हो जाता है. अस्थमा इज जस्ट अ एलर्जी, जस्ट अ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ योर एयरवेज. तो फिर सर उसको प्रिवेंट करने के लिए हम मेडिकेशंस चालू कर देते हैं कि आप स्टेरॉयड लीजिए, आप ब्रोंकोडायलेटर्स लीजिए. हाँ, तो दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ हो गया. पर मेरे ख्याल जो अगर मैं एक बात समझा कि प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन इज दी एंड दी सोल रेमेडी. सोल रेमेडी सर, डेफिनेटली. इसका कोई समाधान नहीं इसका है. कोई समाधान नहीं है सर. क्यों किसी चीज़ को तोड़ के फिर जोड़ें.
हाँ, तो अगर ये चलेगा ऐसा तो प्रॉब्लम तो होगी, टूटेंगी तो ज़रूर चीज़ें। डेफिनेटली सर। आप अपनी लाइफ के कुछ प्लेजेंट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस शेयर करो हम सबसे, जिसमें देयर शुड बी ए गुड लर्निंग। दैट्स वन पार्ट आई लाइक टू नो। दूसरा, इससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जब हम ये बोल रहे हैं कि हेल्थ राइट इन द बिगनिंग, मतलब एक अच्छी हेल्थ असेसेबल रहनी चाहिए, मिलनी चाहिए सबको, डेफिनेटली। जिसके लिए समटाइम्स अफोर्डेबिलिटी डज नॉट कम इन द वे। कि जब आप कुछ दवाई लिखते हो, अगर उसको वो महंगी है, अच्छी है पर महंगी है, तो पेशेंट लेगा नहीं, तो असेसेबल तो नहीं रही, नो? बिल्कुल सर। जो पेशेंट है उसका सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मेडिकेशंस हैं, जो भी चीज़ उसको हम दे रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल है, उसकी कॉस्ट एज लो एज पॉसिबल होना चाहिए, जिससे उसके लिए फिजिबल रहे। क्योंकि हमने समझा दिया, पर्चा लिख के दे दिया, ऐसा ऐसा करना है, इतना इतना खाना है, इतने समय तक खाना है, हेल्थ सप्लीमेंट ये लेना है, बट वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो सर ये सब दिस ऑल विल गो इनटू वेन। हाँ, तो अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो इवन लाइन ऑफ मैनेजमेंट दैट यू रिकमेंड, वो फिर भला तो कुछ हुआ नहीं। एंड इंसिडेंटली, इफ आई राइटली अंडरस्टैंड द स्टेटिस्टिक्स एज ऑन टुडे, 70% of the population in India, although we are progressing, we are growing very well as a nation. So much so that people feel envious of India as a country. यस सर। हमारी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर अभी भी बहुत कुछ करने वाला है। एंड 70% ऑफ द पॉपुलेशन, अगर उनकी इनकम 25,000 पर मंथ की है, तो वो क्या इलाज करेंगे और कैसे करेंगे? तो यहाँ मेडिसिन सस्ती हो या उनकी इनकम बढ़े, दोनों में से एक तो होना पड़ेगा, यस सर। अदरवाइज हेल्थ केयर असेसेबल तो नहीं हो Accessible पाएगी। नहीं हो पाएगी। राइट सर, डेफिनेटली सर। तो इन दोनों एरिया में आई थिंक वी शुड बी वर्किंग, बट रोम वाज नॉट बिल्ड इन ए डे। उसी तरह से फाइन, ऑल्दो वी आर प्रोग्रेसिंग, बट पर कैपिटा इनकम लोअर क्लास की बढ़नी चाहिए, बढ़ेगी, पर तब तक अफोर्डेबिलिटी तो रहनी चाहिए। सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जो अच्छा है वो असेसेबल हो। एक्सेसिबल हो। हाँ, व्हाट इज राइट, इट शुड बी गुड एंड यूजेबल, दैट शुड हैपन। तो डॉक्टर साहब, एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई लाइक टू हैव फ्रॉम यू, नो, चैट जीपीटी, इज इट ए बून और ए कर्स? इसकी एडवांटेजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, मतलब हाउ इज गोइंग टू चेंज द सोसाइटी फ्रॉम योर आई एज ए डॉक्टर, एज ए प्रोफेशनल? How do you view that it is going to impact the society in times to come, and how it is impacting as on today? Sir, my perspective for ChatGPT is like, yes, I also use sometimes ChatGPT की मुझे 4 सिम्टम्स पता है और मुझे 2 डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ रहे हैं कि भाई ये बीमारियां हो सकती हैं। आई ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ ChatGPT समटाइम्स कि और भी जो कोई ऑप्शंस हैं तो कहीं ना कहीं मैं उसको रूल आउट कर दूं, कोई एक पॉसिबिलिटी भी है तो वो मेरे पेशेंट में ना रह जाए, उसको भी मैं रूल आउट कर सकूं। तो डेफिनेटली इट इज़ अ यूज़फुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट येस मैनुअल इंटरफेरेंस एंड इंटरवेंशन शुड बी देयर ऑफ अ डॉक्टर डेफिनेटली। Right. So if used well, it is a boon only, sir. Good. So I think then the artificial intelligence is an enabler, but in case it is used as an addiction, then it can harm also. Yes, sir. अगर हम सोचना बंद कर दें और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें ड्राइव करके कंक्लूजन दे दें, उनको मान कर इम्प्लीमेंट कर दें, तो हम माइंड तो नॉन फंक्शनल कर लेंगे अपना। First of all, we should think by ourselves. We should proactively think about when it is required. Then only we should use it, not by default. Yeah. Or correct me in case I'm wrong, but I think चैट जीपीटी या एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी कंक्लूजन आता है, जब आप
एक क्लिनिकल इवैल्यूएशन कर रहे हो पर्सन का, फिजिकली आप उसको देख रहे हो, उसके सिम्टम्स देख रहे हो, उसका हाव भाव देख रहे हो, definitely. उसकी स्किन देख रहे हो, उसका कलर देख रहे हो, एंड उसका वे ऑफ टॉकिंग. नो, ऑल दीज फैक्टर्स विच आर वेरिएबल but are indicative. So I think conclusion which comes from artificial intelligence or things like chat GPT should not be conclusive. शुड नॉट बी कंक्लूसिव एंड इनफैक्ट सर चैट जीपीटी को भी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक डॉक्टर ही दे रहा है सबसे पहले. तो जो मैंने बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन किया, किसी भी पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया, उसका एब्डोमेन कैसा है, उसका हार्ट रेट कैसा है, ये सब जो फीड करना है वो एक डॉक्टर को ही करना है. तो स्टिल द इंटरफेरेंस इज देयर. तो चैट जीपीटी इंडिविजुअली अभी भी कुछ नहीं कर सकता है. एक डॉक्टर का रिप्लेसमेंट चैट जीपीटी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है. बट येस, इट इज़ हेल्पफुल. तो आपने एक सस्ती प्राइस में एक कैपेबल असिस्टेंट रख लिया. दैट्स द वे आई थिंक इट शुड बी. Yes, sir, we can say it in this medical field. Yeah, I think every blessing can be a problem, every opportunity can be a problem, and I think in advancement of the society, even technology advancement, and even chat GPT, artificial intelligence, they are all blessings, but they can work out to be a curse in case abused. Abused, definitely. Yeah, and in case अगर कर्ज को भी आप एक ब्लेसिंग को कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हो. वो भी कर सकते हैं. लाइक आई सजेस्टेड कि आपको बड़े अच्छे ऑडियो विजुअल इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने चाहिए पेशेंट को एजुकेट करने के लिए. हाँ सर, उसमें मेरा दिमाग इतना नहीं चलता है तो चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है. ये कैसे कैप्शन तैयार करना है, कैसे स्टोरी फॉर्मेट बनाना है, इन दैट चैट जीपीटी इज़ वेरी गुड. या तो आप जो भी करो अल्टीमेटली, पर अल्टीमेट जो अटेन करना है कि अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट ओनली थ्रू एजुकेशन एजुकेशन ओनली. and bringing about understanding. So once you bring understanding, you first seek understanding, thereafter you bring about understanding through the channel of communication, whatever means and process that you use to automate it over even artificial intelligence. I think good to go. यस. राइट. मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे बहुत चीज़ें ज्ञान मिली, बहुत अंडरस्टैंडिंग मिली, एंड बहुत बहुत शुक्रिया फॉर शेयरिंग व्हाट ऑल यू शेयर्ड. थैंक यू सो मच. And I think it would be learning for many. And Thank you, sir. my intent is that we should have a platform where useful and applicable learning should be consistent. And you have made a big contribution थैंक यू सो मच सर. in making that intent fine functional. Thank you so much, sir, for inviting me here. Pleasure. It is a great blessing for me to meet you. Oh, it's an honor, absolutely. It's an honor. Grateful. Thank you very much. Thank you. Right.